500 साल बाद, जब धरती बदल चुकी थी, जब इंसानों ने देव पशुओं के साथ अपनी किस्मत जोड़ ली, शुरू हुआ द डिवाइन बीस्ट ईरा, एक ऐसा युग जहां ताकत ही पहचान है, जहां कमजोरों का अस्तित्व मिट जाता है और केवल जागृत आत्माएं इतिहास लिखती हैं। लेकिन इस युग में जन्मा एक युवक, जिसे मिला साधारण वरदान नहीं, बल्कि गॉड टियर टैलेंट। उसका नाम है अद्वैत सूर्यवंशी। जब दुनिया शक्ति के लिए लड़ रही थी, वो अपनी नियति के लिए जाग रहा था। देव पशु गरजेंगे, राज्य गिरेंगे और एक नया सम्राट उठेगा। फायर द डिवाइन बीस्ट ईरा, राइज ऑफ अद्वैत सूर्यवंशी फायर। और सुनिए, बहुत जल्द फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड पर लॉक एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन शुरू होने वाला है। लॉक, जहां आपको मिलेंगे 1 अर्ली एक्सेस एपिसोड्स, 1 स्पेशल पावर रिवील्स, 1 बिहाइंड द सीन्स वर्ल्ड सीक्रेट्स, 1 मेंबर्स ओनली बोनस कंटेंट। तो तैयार हो जाए, क्योंकि देवपशु युग अब रुकने वाला नहीं है। अगर आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और कमेंट में लिखें फायर, मैं तैयार हूं देवपशु युग के लिए। फायर, फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कल्पना बनती है वास्तविकता। रॉकेट फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अब शुरू। हेडफोन फायर, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। आज से फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम ऑडियो सीरीज का सब्सक्रिप्शन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। मनी, अब हर दिन मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव प्रीमियम कंटेंट सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मनी बैक सब्सक्रिप्शन प्लान, 1 महीना -149 रुपये, 3 महीने -399 रुपये, 6 महीने -749 रुपये, 1 साल -1299 रुपये। कैलेंडर, हर दिन नए एपिसोड टेलीग्राम चैनल पर। 1 शेड्यूल, स्मॉल डायमंड दिन 1 टैलेंट थीफ के एपिसोड, स्मॉल डायमंड दिन 2 मजबूरी का अमीर आरव के एपिसोड, स्मॉल डायमंड। इसके बाद रोजाना बारी बारी से शफल फॉर्मेट, यानी हर दिन मिलेगा नया और ताज़ा कंटेंट। फायर, फायर स्पेशल अपडेट, अगर द डिवाइन बीस्ट ईरा, जॉब शिफ्ट, राइज ऑफ प्रले सर्पेंट और लॉर्ड ऑफ सेक्रेड वाटर को आप लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये सीरीज भी बहुत जल्द प्रीमियम मेंबरशिप में जोड़ दी जाएंगी। मनी, न कोई देरी, न कोई इंतजार, सिर्फ दमदार और लगातार ऑडियो स्टोरी टेलिंग। सेल फोन विद एरो, तुरंत अपडेट और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स के लिए हमारे फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें। मनी प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा सबसे पहले एक्सेस, रोज नए एपिसोड, हाई क्वालिटी ऑडियो, एक्सक्लूसिव कंटेंट। अब वक्त है लेवल अप करने का। टक्कर, आज ही फैंटेसी नॉवेल प्रीमियम ज्वाइन करें और इस लेजेंडरी सफर का हिस्सा बनें। रॉकेट फायर, अध्याय 31। ये वैज्ञानिक नहीं है, सिर्फ आचार्य लोकेश ही नहीं, इस समय नियंत्रण कक्ष में मौजूद अन्य प्रशिक्षकों के चेहरे के भाव भी काफी जटिल थे। यद्यपि वे पुराने प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन इन शिक्षकों के बीच आपसी संबंध वास्तव में काफी सौहार्दपूर्ण थे। फिर भी दिन के अंत में वे सभी यही चाहते थे कि उनके अपने स्कूल के छात्र ही जीतें। इसलिए अद्वैत के प्रदर्शन को देखकर उनके दिलों में ईर्ष्या और हार की भावना एक साथ उमड़ रही थी। आचार्य दिवाकर, इस साल आपके इस छात्र का असली माजरा क्या है? सुश्री उमा ने खुद को पूछने से नहीं रोका। बिल्कुल, हमें इसके बारे में बताइए। वैसे भी प्रवेश परीक्षा में अब केवल 20 दिन बचे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जो अब छिपाई जाए। आचार्य लोकेश ने भी सुर में सुर मिलाया। दिवाकर ने एक कड़वी मुस्कान दी। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, बात बस इतनी है कि अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको कैसे पता कि हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक आप बताएंगे नहीं? आचार्य हर्ष ने कहा। सही बात है, विश्वास करना न करना बाद की बात है, पहले आप कहिए तो सही। आचार्य विजय ने भी समर्थन किया। ठीक है, तो सुनिए। दिवाकर ने गहरी सांस ली। इस साल हमारे सबसे होनहार छात्र का नाम अद्वैत सूर्यवंशी है और उसकी दिव्य प्रतिभा F श्रेणी की है। बाकी चारों आचार्य एक साथ स्तब्ध रह गए। केबिन में कुछ क्षणों के लिए भारी सन्नाटा छा गया। फिर आचार्य लोकेश ने एक ठंडी हंसी हंसी। आचार्य दिवाकर, अगर आप बताना नहीं चाहते तो न कहें, लेकिन क्या हमें मूर्ख बनाना इतना मजेदार है? बिल्कुल, एक F श्रेणी की प्रतिभा वाला छात्र आपके प्रथम विद्यालय का श्रेष्ठ बीज बन जाए, ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। सुश्री उमा ने भी नाराजगी जताई। दिवाकर लाचार दिखे। मैंने आपसे कहा था कि मैं सच कहूंगा तब भी आप विश्वास नहीं करेंगे, पर आप ही जिद कर रहे थे। अन्य चारों प्रशिक्षक फिर से चुप हो गए। दिवाकर की प्रतिक्रिया और उनका लहजा ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वे झूठ बोल रहे हों। क्या ये वाकई F श्रेणी है? आचार्य विजय को अभी भी विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। दिवाकर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, प्रवेश परीक्षा के दौरान एक बार फिर से प्रतिभा परीक्षण टैलेंट टेस्ट होगा। क्या आपको लगता है कि मुझे इस तरह के झूठ से आपको धोखा देने की कोई ज़रूरत है? बाकी चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। पूरे चियान नगर के इतिहास में एक F श्रेणी की प्रतिभा वाले छात्र का श्रेष्ठ बीज बनना अभूतपूर्व था।
हालांकि वे अब केवल उस श्रेणी के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह था कि अद्वैत जैसा एक F श्रेणी का साधक सभी D श्रेणी और C श्रेणी के छात्रों को शक्ति के मामले में इतने बड़े अंतर से कैसे पीछे छोड़ रहा था। यह वैज्ञानिक नहीं है। विशेष रूप से आचार्य लोकेश के लिए यह स्थिति बहुत पीड़ादायक थी। यदि उनकी C श्रेणी वाली रियासिन किसी D श्रेणी के छात्र से हार जाती तो फिर भी बात समझ आती। आखिर C और D के बीच केवल एक पायदान का अंतर था। लेकिन अगर वह F श्रेणी के अद्वैत से हार गई तो उनका 8वां विद्यालय पूरे नगर में हंसी का पात्र बन जाएगा। ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने इस साल उनके सामने एक F श्रेणी का राक्षस खड़ा कर दिया था। तर्कों का द्वंद्व, ये सही नहीं है। आचार्य विजय पूरी तरह उलझ गए थे। अगर उसकी प्रतिभा F श्रेणी की है तो उसने केवल 2 महीनों में अपने पालतू प्राणी को शावक स्तर 5 तक कैसे पहुंचाया? मैं भी वही सोच रहा हूं, हर्ष ने कहा। चियान नगर के संसाधनों के साथ यह हासिल करना लगभग असंभव है। बाकी दोनों ने भी दिवाकर की ओर देखा। उनके मन में भी यही शंका थी। दिवाकर ने अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे भी इसकी विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह विकास की गति निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा से जुड़ी हुई है। लोकेश ने विचार करते हुए कहा, ऐसी प्रतिभाएं जो विकास की गति बढ़ाती हैं पहले भी देखी गई हैं। लेकिन F श्रेणी के लिए मुझे याद है कि वह विकास के समय को केवल 1% कम कर सकती है। यह अद्वैत की गति के आसपास भी नहीं है। सुश्री उमा ने बीच में टोकते हुए कहा, F श्रेणी तो छोड़िए, एक D श्रेणी की विकास त्वरण प्रतिभा भी अद्वैत की गति तक नहीं पहुंच सकती। विजय ने दिवाकर की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि जागृति अवेकनिंग के दौरान कोई गलती हुई हो? शायद अद्वैत की प्रतिभा F श्रेणी है ही नहीं। दिवाकर ने पलटकर पूछा, क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? सच है, विजय ने आह भरी। इतने वर्षों में जागृति वेदी अवेकनिंग फॉर्मेशन ने कभी गलती नहीं की है। तो फिर आखिर चल क्या रहा है? हर्ष ने पूछा। दिवाकर ने अपने कंधे उचकाए। भगवान ही जाने। निशा राक्षस मकड़ी, नाइट डेमन स्पाइडर ... जहां एक और आचार्य अद्वैत की प्रतिभा को लेकर अपना सिर खुजला रहे थे, वहीं दूसरी ओर अद्वैत ने जंगल में अपना नया लक्ष्य ढूंढ लिया था, एक पत्थर के चक्के जितनी बड़ी गहरे काले रंग की मकड़ी। तारांकन नाम, निशा राक्षस मकड़ी, नाइट डेमन स्पाइडर। तारांकन तत्व, धातु मेटल। तारांकन योग्यता, अज्ञात। तारांकन जाति श्रेणी, चौथी श्रेणी, उन्नत। तारांकन जन्मजात कौशल, मकड़जाल स्पाइडर वेब, उन्नत दंश बाइट मध्यम। तारांकन विकास श्रेणी, शावक स्तर 6। जब अद्वैत ने उसे देखा तो वह मकड़ी एक विशाल पेड़ की टहनी से उल्टी लटकी हुई थी। टहनी से लटकता हुआ रेशम का धागा सोयाबीन जितना मोटा था। अद्वैत ने बादल की ओर देखा और मानसिक रूप से पूछा, बादल, क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? बादल ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर मकड़ी की ओर अपने दांत दिखाए। अद्वैत तुरंत उसका मतलब समझ गया। ये तो बस एक मकड़ी है, मेरे लिए बच्चों का खेल है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और मन ही मन कहा, सिंह भी खरगोश का शिकार करते समय अपनी पूरी ताकत लगाता है। तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए, समझे? बादल ने फिर से सहमति में सिर हिलाया। अद्वैत ने उसके रोएंदार सिर को सहलाया। जाओ, मुझे एक शानदार युद्ध दिखाओ। जैसे ही शब्द खत्म हुए, बादल के चारों ओर हल्की लहरें उठीं और वह पलक झपकते ही हवा में ओझल हो गया। कोष्ठ के भीतर कठिन प्रशिक्षण और इस दौरान मिले वास्तविक युद्ध के अनुभवों के कारण बादल का अदृश्य उन्नत कौशल भी कुछ समय पहले प्रारंभिक स्तर एंट्री लेवल पर पहुंच गया था। वर्तमान में ये कौशल अपनी सक्रियता की गति, अदृश्यता के प्रभाव और अवधि के मामले में पहले से कहीं अधिक उन्नत था। यही एक कारण था कि अद्वैत ने इस उच्च स्तरीय क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत की थी। प्रारंभिक स्तर की अदृश्यता बादल को हमले की पहल करने की काफ़ी स्वतंत्रता देती थी। हालांकि पहाड़ों और जंगलों का ये वातावरण अदृश्य होने के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं था, क्योंकि अदृश्य होने के बाद बादल को देखा या सूंघा नहीं जा सकता था, पर उसका भौतिक शरीर अभी भी वहीं था। यदि वह किसी टहनी को छूता तो टहनी हिलती, यदि वह सूखी पत्तियों पर कदम रखता तो आवाज होती। इसलिए अदृश्य होने के बावजूद दुश्मन द्वारा पकड़े जाने से पहले हमला करने के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता थी। यही वह कौशल था जिसे अद्वैत अब बादल को सिखाना चाहता था। वह चाहता था कि बादल एक शीर्ष स्तर का घातक शिकारी असैसिन बने। जब तक हमला न हो, बिल्कुल शांत रहो, और जब हमला करो तो बिजली की तरह प्रहार करो और एक ही वार में दुश्मन को खत्म कर दो। जैसे ही अद्वैत के मन में ये विचार आए, बादल पहले ही चुपचाप मकड़ी के 3 मीटर सामने पहुंच चुका था। ये दूरी जल खड्ग के लिए सबसे सटीक थी, लेकिन बादल ने जल्दबाजी नहीं की। वह बिना किसी आवाज के तब तक हिलता रहा जब तक कि वह मकड़ी के पेट के बिल्कुल सामने नहीं आ गया। पेट उस मकड़ी का सबसे कोमल और असुरक्षित हिस्सा था। फिर अगले ही पल एक जल खड्ग शून्य से प्रकट हुआ और सीधे निशा राक्षस मकड़ी की ओर तेजी से बढ़ा। अध्याय 32, एक आक्रामक और आत्मघाती युद्ध शैली। जैसे ही अद्वैत के पालतू प्राणी बादल का जल खड्ग हवा में प्रकट हुआ,
पेड़ से उल्टी लटकी निशा राक्षस मकड़ी ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने अपने सिर के सामने की छहों आंखें एक साथ खोल दीं। लेकिन जल खड्ग की गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाती, वार उस पर हो चुका था। चटाक, एक परिचित चीरने वाली आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। निशा राक्षस मकड़ी का पेट, जो कवच कैरापेस से सुरक्षित नहीं था, सीधे बीच से कट गया। घाव से गहरे हरे रंग का गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ फुहार की तरह बाहर निकलने लगा। हिस्सा सा, दर्द से भरी एक तीखी फुफकार हवा में तैरी। मकड़ी ने अपनी पूंछ से रेशम का धागा छोड़ा और हवा से तेजी से जमीन पर उतर आए। लेकिन चोट गहरी होने के कारण जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसकी 8 लंबी टांगें एक साथ कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वह अपने शरीर का भार उठाने के लिए संघर्ष कर रही है। इसके बावजूद उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और बादल की दिशा में देखने के लिए खुद को घुमाया। बादल, अदृश्य हो जाओ, अद्वैत ने निर्णायक स्वर में आदेश दिया। अगले ही पल बादल का शरीर, जो जल खड्ग के प्रहार के बाद प्रकट हो गया था, फिर से शून्य में उजल हो गया। लगभग उसी समय मकड़ी की 8 टांगों ने एक साथ जोर लगाया और उसने पत्थर के चक्के जैसे अपने भारी शरीर के साथ उस जगह पर छलांग लगा दी जहां बादल 1 सेकंड पहले खड़ा था। धमाका, पत्ते और सूखी टहनियां हवा में उड़ गईं। मकड़ी के वजन और गिरने के बल ने उस जगह पर एक उथला गड्ढा बना दिया। लेकिन ये घातक प्रहार बादल को छू भी नहीं पाया। अदृश्य स्टेल्थ कौशल बादल की गति को धीमा नहीं करता था। उसका धीमे चलना तो केवल आवाज से बचने के लिए था, लेकिन जब जान पर बन आए तो वह बिजली की गति से भाग सकता था। ऊपर से मकड़ी के गिरने से हुए शोर ने बादल के कदमों की हल्की आवाज को भी पूरी तरह दबा दिया था। मकड़ी के जमीन पर टकराने के झटके से उसके पेट के घाव से फिर से हरे खून का फव्वारा फूटा। उसे फिर से दर्दनाक फुफकार भरनी पड़ी, लेकिन उसकी 6 आंखें अभी भी सतर्कता से चारों ओर देख रही थीं। वह हार मानने को तैयार नहीं थी। इस दृश्य को देखकर अद्वैत दंग रह गया। उसने जंगली जीवों की क्रूरता के बारे में पढ़ा था, पर आज उसने इसे करीब से देखा। मकड़ी की यह चाल पूरी तरह से आत्मघाती रेकलेस थी। वह जानती थी कि वह शायद नहीं बचेगी, इसलिए वह बादल को अपने साथ खींच ले जाने पर तुली थी। ओए, मैं यहाँ हूँ, अद्वैत अचानक चिल्लाया। आवाज सुनते ही निशा राक्षस मकड़ी तुरंत अद्वैत की ओर मुड़ी। उसकी छहों आंखों में एक हिंसक चमक कौंधी। यदि वह उस अदृश्य प्राणी को नहीं ढूंढ पा रही थी, तो इस साधक को मारना भी उसके लिए एक बड़ी जीत होती। लेकिन जैसे ही उसने अद्वैत की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए, उसके पीछे 3 मीटर की दूरी पर हवा से फिर एक जल खड्ग प्रकट हुआ। इसके साथ ही बादल की आकृति भी दिखाई दी। पीछे से खतरे का आभास होते ही मकड़ी बिना हिचकिचाहट के मुड़ी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह मुड़ी, जल खड्ग सीधे उसके चेहरे के सामने था। धप धप, लगातार 2 धमाकों की आवाज आए। उसकी बाईं ओर की 3 आंखों में से 2 सीधे जल खड्ग के प्रहार से फूट गईं। छिटका हुआ हरा खून 4-5 मीटर दूर तक जा गिरा। हिस्सा सा, निशा राक्षस मकड़ी अब पागलपन और पीड़ा से भर गई थी। उसकी 8 लंबी टांगें तलवारों की तरह हवा में चलने लगीं, जिससे आसपास के पेड़ और झाड़ियां कटकर बिखर गईं। अद्वैत ने शांति से ये सब देखा। उसने बादल को फिर से अदृश्य होने का आदेश दिया और खुद सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गया। पागल मकड़ी पर जल्दबाजी में हमला करना बुद्धिमानी नहीं थी। 2 पूरे मिनट बीत गए। जब आसपास का सारा इलाका साफ हो गया, तब मकड़ी धीरे धीरे शांत हुई। लेकिन अब 2 आंखें फूटने के कारण उसकी दृष्टि कमजोर हो गई थी, जिससे बादल को ढूंढना उसके लिए और भी कठिन हो गया था। हिस्सा सा, उसने गुस्से में एक आखिरी फुफकार मारी और सीधे अद्वैत की ओर झपटी। उसी समय उसके पीछे एक और जल खड्ग प्रकट हुआ। मकड़ी ने खतरे को महसूस किया, लेकिन इस बार वह मुड़ी नहीं। उसने अद्वैत की ओर अपनी दौड़ जारी रखी। शावक स्तर 6 के जीव के पास अब इतनी बुद्धि आ चुकी थी कि उसे समझ आ गया था कि वह उस अदृश्य प्राणी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए उसने सीधे इस साधक को ही खत्म करने का फैसला किया। खच, जल खड्ग मकड़ी की पीठ के सख्त कवच पर लगा। एक साफ कटने की आवाज आई, लेकिन जब खड्ग गायब हुआ तो कवच पर केवल एक उथली दरार ही दिखी। वह मकड़ी को गंभीर चोट पहुंचाने में विफल रहा। अद्वैत के माथे पर चिंता की लकीरें उभरीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मकड़ी का कवच इतना कठोर होगा। बादल को भी इस बात का एहसास हो गया। उसने बिना देर किए एक और जल खड्ग छोड़ा। मकड़ी ने फिर से उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र अब केवल अद्वैत पर टिकी थी। खच, कवच पर एक और दरार आई, लेकिन मकड़ी की गति धीमी नहीं हुई। गुर्र, ये देखकर बादल ने एक व्याकुल गर्जना की और सीधे मकड़ी की ओर दौड़ पड़ा। मकड़ी अब अद्वैत से केवल 7-8 मीटर दूर थी। बादल, रुक जाओ, इसके टांगों के जोड़ों पर हमला करो। अद्वैत बिल्कुल शांत था। उसने बादल को सीधे टकराने से रोका और खुद तेजी से पीछे हटने लगा ताकि दूरी बनी रहे। बादल ने अद्वैत के आदेश का एक पल के लिए भी अनादर नहीं किया। अगले ही पल हवा को चीरता हुआ एक जल खड्ग निकला और मकड़ी की एक टांग के जोड़ पर सटीक निशाने के साथ
लगा। सर, एक हल्की आवाज के साथ मकड़ी की एक टांग जोर से अलग होकर गिर गई। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह जोर से जमीन पर गिरी। अद्वैत की आंखें चमक उठीं। उसका अनुमान सही था। सख्त कवच की तुलना में मकड़ी की लंबी और पतली टांगों की रक्षा बहुत कमजोर थी। बादल, जारी रखो। इसके बाद का युद्ध एक तरफा था। जब मकड़ी की चौथी टांग भी जल खड्ग से कट गई तो वह जमीन पर ढेर हो गई और हिलने लायक नहीं बची। बाकी की 4 टांगें उसके भारी वजन को उठाने के लिए नाकाफी थीं। अंत में बादल ने एक आखिरी जल खड्ग के प्रहार से उसके प्राण हर लिए। उफ! अद्वैत ने एक लंबी राहत की सांस ली। सच में, शावक स्तर 6 के जंगली जीव से निपटना इतना आसान नहीं है। ये युद्ध अद्वैत की उम्मीद से कहीं अधिक कठिन था। बादल ने कुल 9 बार जल खड्ग का उपयोग किया, जो उसकी वर्तमान क्षमता की अधिकतम सीमा थी। यदि 9वें वार के बाद भी मकड़ी नहीं मरती तो बादल के पास केवल आमने सामने की लड़ाई का विकल्प बचता। अद्वैत को एहसास हुआ कि यह सब जलमणि, वाटर स्पिरिट स्टोन का प्रताप था। सामान्य रूप से बादल की वर्तमान वृद्धि श्रेणी के साथ वह केवल 6 बार ही जल खड्ग का प्रयोग कर पाता। लेकिन जलमणि ने न केवल इसकी गति और शक्ति बढ़ाई बल्कि प्रयोग की संख्या में भी 3 अतिरिक्त मौके जोड़ दिए। वृद्धि की गुणवत्ता, ग्रोथ क्वालिटी की जीत और हार के बीच का अंतर तय करती है। अद्वैत ने बुदबुदाते हुए मकड़ी के अवशेषों को देखा। उसने सोचा कि अपनी बहन आन्या को उपहार देने के लिए इस मकड़ी के रेशम से बना एक रक्षात्मक दुपट्टा तैयार करवाया जा सकता है। और किरण माँ के लिए इस मकड़ी का धातु तत्व वाला हृदय एक बेहतरीन औषधि सामग्री हो सकता था। आसमान अब पूरी तरह काला हो चुका था और अद्वैत को पता था कि अब उसे रात के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा। नीलगिरी की गहराइयों में रात और भी खतरनाक होने वाली थी। नाटकीय मोड़। अद्वैत ने अपनी पहली स्तर 6 की जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसके कोष्ठ स्पेस की ऊर्जा अब कम हो रही है। ठीक इसी समय उसे झाड़ियों में किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। क्या ये कोई घायल छात्र है या किसी जंगली जीव का बिछाया हुआ जाल? और वह कौन सा रहस्यमयी प्रकाश है जो दूर एक पुरानी गुफा से आ रहा है? अध्याय 33। आखिर अद्वैत कैसा विलक्षण साधक है। विचार पक्का होते ही अद्वैत ने आगे बढ़कर निशा राक्षस मकड़ी के अवशेषों को समेटा और फिर बादल को आराम करने के लिए उसके दिव्य कोष्ठ बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस भेज दिया। अभी के युद्ध के बाद बादल इतना थक चुका था कि वह आगे लड़ने की स्थिति में नहीं था। इसने शावक स्तर 5 के जंगली जीवों और शावक स्तर 6 के जीवों के बीच के विशाल अंतर को स्पष्ट कर दिया था। स्तर 5 के जीवों के खिलाफ बादल एक के बाद एक कई युद्ध लड़ सकता था, लेकिन स्तर 6 के एक ही शत्रु ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया था। हालांकि इसने अद्वैत को यह भी विश्वास दिलाया कि यहां आकर खुद को चुनौती देने का उसका निर्णय सही था। कठिनाई के बिना सुधार नहीं हो सकता और सुधार के बिना प्रगति संभव नहीं है। अद्वैत को धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ने का यह एहसास बहुत पसंद आ रहा था। कूर्मराज के अंतर्निहित अंतराल इन स्पेस में 2 घंटे तक गहन ध्यान करने के बाद अद्वैत फिर से बादल के साथ निकल पड़ा। कौशल की निपुणता और नई योजनाएं। अगले कुछ दिनों तक अद्वैत लगातार शावक स्तर 6 के जंगली जीवों के क्षेत्र में घूमता रहा। शक्ति के अंतर के कारण उसे हर एक युद्ध के बाद ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा बहाल करनी पड़ती थी, इसलिए वह दिन में अधिकतम 2 या 3 मुकाबले ही कर पाता था। यह आवृत्ति पिछले दिनों की तुलना में काफ़ी कम थी, लेकिन अद्वैत महसूस कर सकता था कि बादल की प्रगति की दर पहले से कम नहीं हुई थी, विशेष रूप से कौशल निपुणता स्किल प्रोफिशिएंसी के मामले में। बादल दिन में वास्तविक युद्ध में भाग लेता था और रात में दिव्य कोष्ठ के भीतर प्रशिक्षण जारी रखता था। वास्तविक युद्ध और निरंतर प्रशिक्षण के मेल का प्रभाव स्कूल में होने वाले केवल किताबी अभ्यास से कहीं अधिक तेज था। अद्वैत को अब लगने लगा था कि प्रवेश परीक्षा से पहले बादल का जल खड्ग वाटर ब्लेड कौशल निपुण प्रोफिशिएंट स्तर तक पहुंच सकता है। कूर्मराज की प्रगति भी उतनी ही स्पष्ट थी। जब से उसका अंतर्निहित अंतराल जागृत हुआ था, वह पहले जैसा खाओ और सो जाओ वाला आलसी जीव नहीं रह गया था। बादल की कड़ी मेहनत को देखकर कूर्मराज भी प्रेरित हुआ था और अब वह खुद पहल करके प्रशिक्षण करता था। उसका कच्छप कवच टर्टल शेल निम्न श्रेणी कौशल भी प्रारंभिक स्तर पर पहुंच चुका था। चूंकि अद्वैत ने कई पृथ्वी मणि अर्थ स्पिरिट स्टोन्स अवशोषित किए थे, इस कवच की रक्षात्मक क्षमता अब मध्यम श्रेणी के बराबर हो गई थी। लेकिन कौशल की अपनी श्रेणी की सीमाओं के कारण इसकी सुरक्षा बढ़ने की एक सीमा थी। अद्वैत सोच रहा था, क्या मुझे कूर्मराज के लिए कोई नया कौशल खरीदना चाहिए? एक साधक का प्राणी नए कौशल सीख सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष कौशल पत्र स्किल स्क्रॉल खरीदना पड़ता है। और उन चीज़ों की कीमत। अद्वैत ने अपना सिर झटका। वह इस बारे में बेस से बाहर निकलने के बाद सोचेगा। यदि पर्याप्त धन बचा तो वह जरूर इस पर विचार करेगा। फिलहाल प्राथमिकता बादल की युद्ध शक्ति बढ़ाना ही थी। नियंत्रण कक्ष की हलचल 13वां दिन। आज 13वां दिन है। आचार्य हर्ष ने स्क्रीन पर नंबर 1 वाले लाल बिंदु को देखा। अद्वैत पिछले 5 दिनों से स्तर 6 के जीवों के क्षेत्र में है, फिर भी वह बाहर आने का कोई संकेत नहीं दे रहा।
क्या ये संभव है कि वह स्तर 6 के जीवों को भी आसानी से संभाल पा रहा है? यही एकमात्र तार्किक व्याख्या लगती है। सुश्री उमा ने कहा, वास्तव में अगर वह उन्हें संभाल नहीं पाता तो वह बहुत पहले ही पीछे हट गया होता। छठे विद्यालय के आचार्य विजय ने टिप्पणी की। वहां मौजूद सभी आचार्यों ने आचार्य दिवाकर की ओर बहुत ही जटिल भावों के साथ देखा। वे सोच रहे थे कि प्रथम उच्च विद्यालय का यह अद्वैत आखिर किस मिट्टी का बना है। सब मुझे ऐसे मत देखो, दिवाकर ने असहज महसूस करते हुए कहा। सच तो यह है कि मुझे भी उसकी इस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी। तभी सुश्री उमा ने एक लंबी आह भरी। मुझे पता था कि यह लड़का ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। स्क्रीन पर नंबर 9 वाला बिंदु बेस के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। वह बिंदु 9वें विद्यालय के छात्र लक्ष्य राज का था। 13 दिन, उसके लिए अभी बाहर आना दुखद है, आचार्य हर्ष ने सहानुभूति में कहा। वास्तव में ये दुखद नहीं है, आचार्य विजय ने तर्क दिया। 13 दिन 18 दिन के रिकॉर्ड से केवल 5 दिन दूर लग सकते हैं, लेकिन जंगल में जब इंसान इस स्थिति में पहुंचता है तो एक दिन तो क्या, एक घंटा भी सदियों जैसा भारी लगता है। 5 दिन यानी 120 घंटे। उस अकेलेपन और डर के बीच यह 120 साल जैसा महसूस होता है। बाकी सब ने सहमति में सिर हिलाया। अधिकांश छात्रों के लिए खाना न मिलना सहनीय था, लेकिन मानसिक थकान और निरंतर तनाव उन्हें तोड़ देता था। बिना चैन की नींद लिए 10 दिनों तक रहना किसी भी इंसान की इच्छाशक्ति की परीक्षा होती है। एक नया और बड़ा दांव। अब केवल 3 छात्र बचे हैं। देखते हैं अंत तक कौन टिकता है, आचार्य हर्ष ने स्क्रीन को देखते हुए कहा। अब केवल 3 बिंदु बचे थे। तारांकन नंबर 1, अद्वैत सूर्यवंशी प्रथम विद्यालय। तारांकन नंबर 8, रिया सिंह 8वां विद्यालय। तारांकन नंबर 6, गगन हांडा छठा विद्यालय। इस स्थिति में कौन अंत में बाहर आता है यह अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, आचार्य विजय ने कहा। मेरी उत्सुकता इस बात में है कि क्या ये तीनों पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। आचार्य लोकेश की आंखों में चमक आ गई। क्यों न हम एक और शर्त लगाएं। इस बार दांव इस बात पर होगा कि कौन 18 दिन का रिकॉर्ड तोड़ेगा। दांव फिर से 1 लाख का होगा, जो रिकॉर्ड तोड़ेगा पैसा उसे मिलेगा। मंजूर है, अन्य आचार्य उत्साहित हो गए। मैं अद्वैत पर दांव लगाता हूं। दिवाकर ने सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट की। उनका विश्वास अब हिमालय जैसा अटल था। मैं रिया सिंह पर, लोकेश ने अपने छात्र का समर्थन किया। मैं गगन हांडा पर, विजय ने भी हामी भरी। फिर उन तीनों ने सुश्री उमा और आचार्य हर्ष की ओर देखा, जिनके छात्र बाहर हो चुके थे। हमें क्यों देख रहे हो? हर्ष हंसे। हमारे स्कूल तो बाहर हो चुके हैं। अभी दांव लगाना तो तुम्हारे छात्रों को मुफ्त में पैसे देने जैसा होगा। एक काम करो, तुम इस बात पर दांव लगाओ कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। लोकेश ने सुझाव दिया। अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया तो सारा पैसा तुम्हारे पास जाएगा। अगर ऐसी बात है, हर्ष ने विचार किया, तो ठीक है, मैं दांव लगाता हूं कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। सुश्री उमा ने भी साथ दिया। मैं भी उसी पक्ष में हूं। उनका ऐसा दांव लगाना केवल खेल नहीं था। 18 दिन का रिकॉर्ड कई वर्षों से अटूट था और इसे तोड़ना लोहे के चने चबाने जैसा था। ठीक है, तो तय रहा। लोकेश ने निष्कर्ष निकाला। यदि कोई छात्र रिकॉर्ड तोड़ता है तो ये 5 लाख रुपये उस छात्र को मिलेंगे। यदि नहीं तो ये राशि लक्ष्य राज और चिन्मय पाठक के स्कूलों चौथे और 9वें के खाते में जाएगी। अब मजा आएगा, विजय हंसे। पिछले दांव के अनुसार जो अंत में बाहर आएगा उसे 4 लाख मिलेंगे। यदि वही छात्र रिकॉर्ड भी तोड़ देता है तो उसे सीधे 9 लाख रुपये का लाभ होगा। ये तो बहुत बड़ा जैकपॉट है। 9 लाख से भी ज्यादा, लोकेश ने याद दिलाया। भूलिए मत, रिकॉर्ड तोड़ने पर नीलगिरी बेस की ओर से 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार अलग से मिलता है, यानी कुल 19 लाख रुपये। हर्ष ने अपनी जीभ दांतों तले दबाए। ये बहुत बड़ी रकम है। देखते हैं किसकी किस्मत और मेहनत उसे यहाँ तक पहुँचाती है। उधर जंगल की गहराई में अद्वैत को इस दांव पेंच की कोई खबर नहीं थी। उसकी बहन आन्या की पढ़ाई और गुरु पत्नी किरण के इलाज के लिए उसे हर संभव संसाधन जुटाना था। उसके लिए ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि अपने परिवार के भविष्य को संवारने की एक सीढ़ी थी। नाटकीय मोड़। अद्वैत अब 15वें दिन में प्रवेश कर रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उसकी शुद्ध जलमणि की ऊर्जा समाप्त होने वाली है। क्या वह इसके बिना स्तर 6 के जीवों का सामना कर पाएगा? और उधर रिया सिंह ने हार न मानने की कसम खाई है। क्या अद्वैत और रिया के बीच कोई अंतिम मुकाबला होगा? अध्याय 34, परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वस्व लगा दो। अद्वैत को श्रेष्ठ वर्ग एलीट क्लास में शामिल हुए आज 75 दिन हो चुके थे। ये नीलगिरी प्रशिक्षण आधार पर उसका 15वां दिन भी था। आज सुबह की पहली किरण के साथ ही एक सुखद समाचार मिला, कूर्मराज का स्तर एक बार फिर बढ़ गया था। दिव्य प्राणी विवरण। तारांकन नाम कूर्मराज हरित कवच कच्छप। तारांकन तत्व अंतरिक्ष स्पेस। तारांकन योग्यता कांस्य ब्रॉन्ज उन्नत। तारांकन जाति श्रेणी प्रथम श्रेणी निम्न स्तर।
तारांकन जन्मजात कौशल, कच्छप कवच निम्न श्रेणी, प्रारंभिक अंतर्निहित अंतराल अति उन्नत। तारांकन विकास श्रेणी, शावक स्तर 7। शावक स्तर 7। अद्वैत के होठों पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। यह विकास स्तर पिछले साल प्रयाग अकादमी में प्रवेश पाने वाले सबसे कम रैंक वाले छात्र के प्राणी से भी ऊपर था। लेकिन अद्वैत की खुशी का असली कारण कुछ और था। जैसे जैसे कूर्मराज का स्तर बढ़ा, उसके अंतर्निहित अंतराल इन स्पेस का विस्तार एक बार फिर हुआ। अब यह अंतराल 16 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैल चुका था और इसकी ऊंचाई बढ़कर 3 मीटर हो गई थी। पहले जगह कम होने के कारण अद्वैत को वहां रहने में थोड़ी तंगी होती थी, वह केवल एक छोटे कमरे जैसा था। लेकिन अब वह इसे एक शानदार शयनकक्ष का रूप दे सकता था। यह विलासिता का मोह नहीं था। अद्वैत जानता था कि एक साधक के रूप में उसे अपना अधिकांश जीवन जंगलों और वीरान इलाकों में बिताना होगा। यदि उसके पास खुद को आरामदायक रखने के साधन थे तो वह उनका उपयोग क्यों न करे। अब बस ये देखना है कि बादल कब अगले स्तर पर पहुंचता है। अद्वैत ने अपने बगल में खड़े बादल की ओर देखा। प्रवेश परीक्षा में अब केवल 15 दिन बचे थे। हालांकि उसे विश्वास था कि परीक्षा से पहले बादल का स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा था। पर वह ये भी जानता था कि विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। इसलिए स्तर बढ़ने से ज़्यादा वह बादल के कौशल निपुणता स्किल प्रोफिशिएंसी के बढ़ने का इंतजार कर रहा था। शावक स्तर 6 और कौशल में निपुण प्रोफिशिएंट होना, यही प्रयाग अकादमी में प्रवेश पाने का न्यूनतम मापदंड था। स्तर का लक्ष्य तो लगभग हासिल हो चुका था, लेकिन निपुणता के मामले में वह अभी भी अनिश्चित था। भाग्यवश कौशल में सुधार करना कुछ हद तक साधक के हाथ में होता है। इसलिए उसने मन में ठान लिया, परिणाम जो भी हो, मुझे अपना सर्वस्व लगा देना है। नियंत्रण कक्ष की हलचल, 15वां दिन। उसी समय बेस के निगरानी कक्ष में आचार्यों के बीच चर्चा चल रही थी। लगता है हमारे छठे विद्यालय के छात्र गगन हांडा को वे 19 लाख रुपये नहीं मिल पाएंगे। आचार्य विजय ने स्क्रीन पर नंबर 6 वाले लाल बिंदु को बेस की ओर लौटते देख निराशा में सिर हिलाया। फिर भी वह काफ़ी अच्छा खेला है, कम से कम मेरे विद्यालय के उन आलसी छात्रों से तो बेहतर ही है, आचार्य हर्ष ने कहा। सुश्री उमा ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, अब सारा दारोमदार इन दो युवाओं पर है। देखते हैं अंत तक कौन टिकता है। अब स्क्रीन पर केवल नंबर 1 अद्वैत और नंबर 8 प्रिया सिंह के बिंदु बचे थे। बाकी छात्र बाहर आकर आराम करने के बाद वापस अभ्यास के लिए जंगल में जा चुके थे, लेकिन उनके ट्रैकर बदल दिए गए थे, इसलिए वे इस विशेष स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे थे। 3 दिन और वे पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तब तक टिके रहेंगे, विजय ने कहा। आचार्य लोकेश के चेहरे पर एक विचार आया, अगर ये दोनों रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो वह 5 लाख का बोनस किसे मिलेगा? जाहिर है जो सबसे अंत में बाहर आएगा, आचार्य हर्ष ने स्पष्ट किया। भले ही दोनों रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन जो ज़्यादा देर तक टिकेगा उसकी जीत अधिक निर्णायक मानी जाएगी। 20वां दिन, बादल का उदय। नीलगिरी पर्वत में प्रवेश किए आज 20 दिन बीत चुके थे। अद्वैत की इच्छा पूरी हुई और उसने अपनी आंखों से बादल का स्तर बढ़ते देखा। दिव्य प्राणी विवरण। तारांकन नाम, बादल छाया व्याघ्र घोस्ट टाइगर। तारांकन तत्व, जल। तारांकन योग्यता, स्वर्ण गोल्ड मध्यम। तारांकन जाति श्रेणी, 5वीं श्रेणी उन्नत। तारांकन जन्मजात कौशल, अदृश्य उन्नत, प्रारंभिक, जल खड्ग उन्नत प्रारंभिक। तारांकन विकास श्रेणी, शावक स्तर 6। आखिरकार स्तर 6। अद्वैत को लगा जैसे उसके जीवन का एक बड़ा बोझ उतर गया हो। जब से उसे पता चला था कि प्रयाग अकादमी का आधार स्तर 6 है, वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब लक्ष्य का एक हिस्सा पूरा हो चुका था। उसने बादल को देखा। स्तर 6 पर पहुंचने के बाद बादल का आकार एक वयस्क खूंखार कुत्ते हस्की से भी बड़ा हो गया था। उसकी देह अब और भी भव्य और प्रभावशाली लग रही थी। विशेष रूप से उसके शरीर की वह अर्धपारभासी ट्रांसलूसेंसी प्रकृति अब और बढ़ गई थी, जिससे वह बर्फ के नीले स्फटिक क्रिस्टल जैसा दिख रहा था। यदि उसके शरीर पर काली धारियां न होती तो धूप में वह लगभग पूरी तरह अदृश्य ही दिखता। अब केवल कौशल की निपुणता बाकी है। अद्वैत ने अपनी मुट्ठी कसी और बादल के साथ आगे बढ़ गया। प्रवेश परीक्षा में अब 10 दिन शेष थे। रिया सिंह की विदाई और आचार्यों की भविष्यवाणी। रिया सिंह बाहर आ गई है। सुश्री उमा की आवाज़ के साथ ही सभी आचार्यों की नज़रें स्क्रीन पर टिक गईं। नंबर 8 वाला बिंदु तेजी से द्वार की ओर बढ़ रहा था। 20 दिन, पिछले रिकॉर्ड से पूरे 2 दिन ज़्यादा, लेकिन फिर भी कितनी बदकिस्मती है। आचार्य हर्ष ने अद्वैत के नंबर 1 वाले बिंदु को देखते हुए सिर हिलाया, जो अभी भी जंगल के भीतर स्थिर था। गलत समय पर पैदा हुई। आचार्य लोकेश के चेहरे पर बेबसी थी। यदि अद्वैत नहीं होता तो रिया का प्रदर्शन अद्भुत माना जाता, लेकिन अद्वैत ने न केवल F श्रेणी होने के बावजूद सबको शक्ति में पछाड़ा, बल्कि वह सबसे लंबे समय तक रुकने वाला छात्र भी बन गया था। उसकी तुलना में रिया की चमक फीकी पड़ गई थी।
बिना किसी संदेह के इस साल का नगर विजेता चैंपियन अद्वैत ही होगा, आचार्य विजय ने ईर्ष्या और सम्मान के मिले जुले भाव से कहा। एक विजेता छात्र देने से स्कूल और शिक्षक दोनों को बहुत लाभ होता है। आचार्य विजय, कृपया इतनी प्रशंसा करके उसे नजर न लगाएं। आचार्य दिवाकर ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं मानता हूं कि अद्वैत का प्रदर्शन उत्कृष्ट है, लेकिन ये केवल व्यावहारिक प्रशिक्षण है। मुख्य प्रवेश परीक्षा इससे काफी अलग होती है। अरे, अब इतने विनम्र भी मत बनो, लोकेश ने कहा। परीक्षा का स्वरूप चाहे जो भी हो, अंततः वह युद्ध शक्ति की ही परीक्षा लेता है। अद्वैत की वर्तमान शक्ति को देखते हुए विजेता का पद तो तय है। सवाल बस यह है कि वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा और किस स्तर की अकादमी में प्रवेश पाएगा। सुश्री उमा ने कहा, पुराने अनुभवों के आधार पर प्रयाग अकादमी शायद थोड़ी कठिन हो, लेकिन शिविर नक्षत्र अकादमी तो पक्की है। प्रयाग अकादमी जहां भारत की शीर्ष 30 में आती थी, वहीं शिविर नक्षत्र अकादमी शीर्ष 100 में जगह बनाती थी। चियान नगर के अधिकांश छात्रों के लिए शिविर नक्षत्र अकादमी ही उनकी क्षमता की चरम सीमा मानी जाती थी। यही कारण था कि जब अद्वैत ने प्रयाग अकादमी का नाम लिया था तो उसकी सहपाठी लिपि इतनी हैरान रह गई थी। प्रयाग अकादमी के बारे में तो अभी सोचना भी बेकार है, आचार्य हर्ष ने कहा। शावक स्तर 6 चियान नगर में तो सबसे ऊपर है, लेकिन पूरे भारत के स्तर पर यह अभी भी बहुत कमजोर है। आचार्य विजय ने सहमति जताई। प्रयाग अकादमी भारत की 30 प्रथम श्रेणी की अकादमियों में से एक है। जो छात्र अति विशिष्ट अकादमियों सुपर फर्स्ट क्लास में नहीं जा पाते, वे यहाँ घुसने के लिए जी जान लगा देते हैं। वहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत भयानक है। अद्वैत की वर्तमान शक्ति अभी भी वहाँ के लिए थोड़ी कम है। आचार्य दिवाकर ने चुपचाप सिर हिलाया। वे जानते थे कि ये आचार्य सच कह रहे हैं। चियान नगर जैसे छोटे स्थान से प्रयाग अकादमी तक का सफर बहुत बहुत कठिन था। उधर जंगल की गहराई में अद्वैत ने एक बड़ी चट्टान पर बैठकर अपनी गुरु पत्नी किरण द्वारा दी गई पोटली खोली। उसमें कुछ सूखे मेवे और घर की बनी रोटियां थीं। उसने एक टुकड़ा बादल को दिया और खुद भी खाने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, वह उन आचार्यों की भविष्यवाणियों को गलत साबित करने के लिए तैयार था। अध्याय 35 वध ही विजय है। सर्र जैसे ही जल खड्ग के चीरने की आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंजी, घने पेड़ों के बीच एक हलचल हुई। लगभग 2 मीटर लंबा और एक वयस्क व्यक्ति की जांघ जितना मोटा, गहरे हरे रंग का एक विशाल कनखजूरा जमीन पर गिर पड़ा। वह निस्तेज और निर्जीव था। बादल, तुम सच में कमाल हो, अद्वैत सूर्यवंशी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे बढ़कर बादल के रोएंदार बड़े सिर को गले लगा लिया और उसे जोर जोर से सहलाया। आज अद्वैत को नीलगिरी प्रशिक्षण आधार में प्रवेश किए 25 दिन हो चुके थे। शावक स्तर 6 के जंगली जीवों के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए यह उसका 17वां दिन था। इस समय तक बादल की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह स्तर 6 के जीवों को बच्चों के खेल की तरह संभाल रहा था। अभी मारे गए कनखजूरे को ही ले लीजिए। तारांकन नाम, पन्ना कवच शतपाद एमरल्ड आर्मर सेंटिपीड। तारांकन तत्व, विष पॉइजन। तारांकन योग्यता, अज्ञात। तारांकन जाति श्रेणी, चौथी श्रेणी, उन्नत। तारांकन जन्मजात कौशल, विषफुहार, वेनम स्प्रे मध्यम, तीव्र दंशन रैपिड नॉइंग मध्यम। तारांकन विकास श्रेणी, शावक स्तर 6। इस पन्ना कवच शतपाद की जाति श्रेणी उसी निशा राक्षस मकड़ी के समान थी जिसे अद्वैत ने कुछ दिन पहले मारा था। दोनों ही शावक स्तर 6 पर थे, यानी दोनों जीवों की शक्ति लगभग बराबर थी। उस समय बादल ने मकड़ी को हराने के लिए 9 बार जल खड्ग का उपयोग किया था और युद्ध के बाद वह पूरी तरह निढाल हो गया था। लेकिन आज उसने इस विशाल कनखजूरे को केवल 2 जल खगों में ढेर कर दिया। युद्ध के बाद भी वह जोश से भरा था और अगले शिकार के लिए तैयार था। प्रगति का ये स्तर अविश्वसनीय था। इस बड़े बदलाव का मुख्य कारण केवल बादल का स्तर 6 पर पहुंचना नहीं था। सबसे बड़ा कारण ये था कि बादल का जल खड्ग उन्नत कौशल अब निपुण प्रोफिशिएंट स्तर पर पहुंच चुका था। प्रारंभिक और निपुण के बीच केवल एक पायदान का अंतर दिखता है, लेकिन हकीकत में ये खाई बहुत विशाल है। निपुण स्तर पर पहुंचने के बाद जल खड्ग की शक्ति न केवल बढ़ गई थी और उसकी गति तेज हो गई थी, बल्कि अब इसकी सबसे बड़ी खूबी थी नियंत्रित शक्ति। प्रारंभिक स्तर पर जब जल खड्ग निकलता था तो वह हमेशा अपनी अधिकतम शक्ति पर होता था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन निपुण स्तर पर बादल अपनी मर्जी से जल खड्ग की शक्ति को कम या ज्यादा कर सकता था, यहाँ तक कि उसे हवा में छोड़ने के बाद भी। इस छोटे से बदलाव को कम मत आंकिए। एक पालतू प्राणी के लिए अधिकतम शक्ति और न्यूनतम शक्ति के प्रयोग में ऊर्जा की खपत का जमीन आसमान का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अब बादल अधिकतम शक्ति वाले जल खड्ग का उपयोग करके लगातार 30 बार हमला कर सकता है। लेकिन अगर वह न्यूनतम शक्ति वाले खड्ग चलाए तो वह 60 बार से भी ज्यादा प्रहार कर सकता है। यानी शारीरिक ऊर्जा की खपत सीधे आधी हो गई थी। हालांकि ऊर्जा की बचत ही नियंत्रित शक्ति का एकमात्र लाभ नहीं था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि अब बादल दुश्मन को भ्रमित कर सकता था।
वह पहले कुछ कम शक्ति वाले वार करके शत्रु को ढीला कर सकता था, और जैसे ही उसे सटीक मौका मिलता वह अधिकतम शक्ति वाला एक घातक जल खड्ग छोड़कर खेल खत्म कर देता। हमले का यह अनिश्चित और बहुमुखी तरीका बादल की युद्ध क्षमता को एक नए आयाम पर ले गया था। बादल, चलो अगला शिकार ढूंढते हैं, अद्वैत ने उत्साहित होकर कहा। उसके मन में एक विचार आया कि क्या उसे बादल को स्तर 7 के जीवों से लड़ाना चाहिए, लेकिन गहराई से सोचने के बाद उसने यह विचार त्याग दिया। प्रवेश परीक्षा में अब केवल 5 दिन बचे थे। यदि बादल को अभी कोई गंभीर चोट लग जाती तो परीक्षा पर बुरा असर पड़ता, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं था। इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए उसका केवल एक ही लक्ष्य था, धन अर्जित करना। उसके लिए स्तर 6 के जीव अब केवल जीव नहीं बल्कि कीमती सामग्रियों और पैसों का ढेर थे। उन्हें मारना यानी घर की आर्थिक स्थिति सुधारना था। उसे अपनी बहन आन्या की पढ़ाई और गुरु पत्नी किरण के इलाज के लिए अधिक से अधिक धन जुटाना था। वह इस सुनहरे अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। नियंत्रण कक्ष, विस्मय और सत्कार। नीलगिरी बेस के निगरानी कक्ष में केवल आचार्यों का जमावड़ा नहीं था, बल्कि लक्ष्य राज और अन्य विद्यालयों के श्रेष्ठ बीज छात्र भी वहां इकट्ठा हो गए थे। मूल रूप से लक्ष्य राज और अन्य छात्रों ने जाने की योजना बना ली थी। परीक्षा पास आने के कारण उन्हें वापस जाकर आराम करना और खुद को तैयार करना था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अद्वैत अभी भी जंगल के भीतर है तो वे सब अपनी मर्जी से रुक गए। और जब उन्हें पता चला कि अद्वैत को अंदर रहते हुए 25 दिन हो चुके हैं तो उनके चेहरों पर जो भाव थे वे देखने लायक थे। 25 दिन, वह लड़का ये सब कैसे कर पा रहा है? रिया सिंह की आवाज़ में हैरानी और ईर्ष्या का मिला जुला स्वर था। हालांकि वह खुद 20 दिनों तक रुकी थी, लेकिन 17वें दिन के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने केवल रिकॉर्ड तोड़ने के जुनून में खुद को 3 दिन और घसीटा था। जब वह बाहर आई तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसके शरीर की खाल उतर गई हो। उसे ठीक होने के लिए 3 दिन तक लगातार सोना पड़ा था। इसलिए अद्वैत का 25 दिनों का आंकड़ा उसके लिए कल्पना से परे था। 25, 25, 25। लक्ष्य राज इस संख्या को बार बार दोहरा रहा था, जैसे उसकी आत्मा ही खो गई हो। जब उसे 8वें दिन अद्वैत मिला था तो उसे लगा था कि अद्वैत बीच में ही निकल गया होगा। लेकिन अब ये जानकर कि वह 25 दिनों से वहीं है, लक्ष्य राज का मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें 2 अंडे एक साथ समा सकते थे। जो छात्र 13 दिन भी नहीं टिक पाया था उसके लिए 25 की संख्या किसी सदमे से कम नहीं थी। शावक स्तर के अन्य छात्रों जैसे गगन हांडा का भी यही हाल था। यद्यपि गगन ने अद्वैत से कभी मुलाकात नहीं की थी, लेकिन उसके मन में अद्वैत के लिए अपार सम्मान था। 25 दिन उसके लिए एक अप्राप्य शिखर जैसा था। मुझे लगता है तुम लोग असली मुद्दे को भूल रहे हो, अचानक चिन्मय पाठक बोला। चिन्मय 8वें दिन ही बाहर आ गया था क्योंकि उसका प्राणी घायल था। इसलिए अद्वैत का 25 दिन रुकना उसे बाकियों की तुलना में कम चौंकाने वाला लग रहा था, क्योंकि वह पहले से ही अद्वैत की शक्ति देख चुका था। असली मुद्दा क्या है? लक्ष्य राज ने पूछा। रिया और गगन ने भी चिन्मय की ओर देखा। मुद्दा यह नहीं है कि अद्वैत 25 दिनों से अंदर है, बल्कि मुद्दा यह है कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी वह बाहर आने का कोई नाम नहीं ले रहा। चिन्मय ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। सब के सब एक साथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन को देखा। नंबर 1 वाला लाल बिंदु, जो अद्वैत का था, अभी भी शावक स्तर 6 के क्षेत्र में सक्रिय था और मुख्य द्वार की ओर बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। वहां मौजूद छात्र पूरी तरह सन्नाटे में डूब गए। काफी देर बाद लक्ष्य राज ने लंबी सांस ली और बुदबुदाया, अद्वैत, तुम इंसान नहीं, तुम तो कोई राक्षस हो। चुप रहो। सुश्री उमा ने लक्ष्य को डपटा, फिर वे आचार्य दिवाकर की ओर मुड़ी। आचार्य दिवाकर, अद्वैत बाहर आना चाहता हो या नहीं, आपको उसे आज ही बुलाना होगा। आचार्य दिवाकर ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, प्रवेश परीक्षा से पहले कुछ जरूरी प्रक्रियाएं और कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। यदि अद्वैत आज बाहर नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। ये सच में दुखद है। अगर परीक्षा नहीं होती तो मैं देखना चाहता था कि इस लड़के की असली सीमा कहाँ है, आचार्य लोकेश ने एक गहरी आह भरते हुए कहा। 25 दिन, उन आचार्यों के लिए भी जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आचार्य विजय ने भी भावुक होकर कहा, भविष्य में भले ही कोई अद्वैत का ये रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह छात्र अद्वैत से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि अद्वैत केवल 25 दिन ही टिकने की क्षमता नहीं रखता था, बल्कि यह तो समय की पाबंदी थी जिसने उसे 25 दिन पर रोक दिया। नाटकीय मोड़, अद्वैत को बेस से बाहर बुलाने का संदेश भेज दिया गया है। उसे 19 लाख रुपये का इनाम, नगर नायक का खिताब और सभी आचार्यों का सम्मान मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, उसे झाड़ियों में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा, जो साधारण मणि से कहीं अधिक चमकदार था। क्या ये वह स्वर्ण हृदय मणि है जिसकी तलाश अद्वैत के गुरु वर्षों से कर रहे थे? क्या अद्वैत उसे पाने के चक्कर में अपनी परीक्षा के लिए देर कर देगा? अध्याय 36, प्रत्याशा और उत्साह।
पर्वत गश्ती दल के जवानों के संरक्षण में अद्वैत सूर्यवंशी को नीलगिरी प्रशिक्षण आधार के मुख्य द्वार तक लाया गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नज़र आचार्य दिवाकर पर पड़ी, जो अपने साथ आचार्यों और छात्रों के एक समूह के साथ खड़े थे। हालांकि उस समूह के लोग जिस तरह से उसे देख रहे थे, उनकी आंखों में जो कौतूहल और अचरज था, उसने अद्वैत के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी ऐसे दुर्लभ प्राणी को देख रहे हों जो आज से पहले कभी धरती पर नहीं देखा गया। आचार्य दिवाकर, उस अजीबोगरीब माहौल की बेचैनी को दबाते हुए अद्वैत ने आगे बढ़कर अभिवादन किया। फिर उसने उन लोगों की ओर देखकर सिर हिलाया जिन्हें वह जानता था, जैसे लक्ष्य राज और रिया सिंह। अद्वैत, ये अन्य विद्यालयों के आचार्य हैं। दिवाकर ने अपने बगल में खड़े आचार्य लोकेश और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। सादर प्रणाम आचार्यों, अद्वैत ने शिष्टता से अभिवादन किया। बेटा, तुम तो वास्तव में अद्भुत निकले, आचार्य लोकेश ने प्रशंसा भरे चेहरे के साथ कहा। न केवल तुम्हारी शक्ति असाधारण है, बल्कि तुम्हारा व्यक्तित्व भी। मुझे डर है कि इस साल की प्रवेश परीक्षा के बाद कई लड़कियां तुम्हारे लिए विरह की अग्नि में जलने लगेंगी। सुश्री उमा ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। निश्चित ही, वह एक तेजस्वी पुरुष है। आचार्य हर्ष ने भी समर्थन किया। अद्वैत, उसे सच में समझ नहीं आया कि इन टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए, इसलिए वह बस मुस्कुराकर रह गया। ठीक है, आप लोग उसे डराए मत, आचार्य विजय ने हस्तक्षेप किया और अद्वैत की ओर मुड़े। मुझे बहुत जिज्ञासा है, तुम अंत में शावक स्तर 6 के जंगली जीवों के क्षेत्र में रुके रहे, क्या इसका कारण यह है कि तुम अब स्तर 6 के जीवों को आसानी से संभाल सकते हो? अद्वैत ने एक पल के लिए आचार्य दिवाकर की ओर देखा। दिवाकर के स्वीकृति भरे संकेत के बाद उसने उत्तर दिया, जी हाँ। सभी आचार्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों की गहराई में सदमे की एक लहर दौड़ गई। हालांकि उन्हें इस परिणाम का अनुमान था, लेकिन अद्वैत के मुंह से इसे स्वीकार करते देखना उनके लिए एक बड़ा मानसिक झटका था। उधर लक्ष्य राज सहित चारों श्रेष्ठ बीज छात्रों ने एक साथ गहरी सांस ली। चिन्मय पाठक, जो चोट के कारण जल्दी बाहर आ गया था, को छोड़कर बाकी तीनों छात्र मुख्य रूप से शावक स्तर 4 के जीवों के क्षेत्र में रहे थे और केवल कभी कभी ही स्तर 5 के जीवों को चुनौती देने की हिम्मत करते थे। लेकिन अद्वैत स्तर 6 के जीवों को आसानी से संभाल रहा था। उनके और अद्वैत के बीच की खाई अब इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। मेहनत का फल, पुरस्कार और सम्मान। बेटा, ये लो, आचार्य लोकेश ने एक बैंक कार्ड निकाला और अद्वैत की ओर बढ़ाया। हम आचार्यों ने एक शर्त लगाई थी कि कौन सा छात्र अंत तक टिकेगा। चूंकि तुमने जीत हासिल की है, इसलिए यह उस शर्त की पुरस्कार राशि है। अद्वैत ने फिर से आचार्य दिवाकर की ओर देखा। रख लो। दिवाकर मुस्कुराए और उन्होंने भी एक कार्ड निकालकर अद्वैत को दिया। इसके भीतर नीलगिरी बेस की ओर से रिकॉर्ड तोड़ने का इनाम है। सामान्य तौर पर यह इनाम 10 लाख रुपये होता है, लेकिन चूंकि तुमने इस बार रिकॉर्ड को पूरे 7 दिनों से सुधारा है, इसलिए बेस प्रशासन ने एक विशेष निर्णय लेते हुए इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। मूल रूप से बेस तुम्हारे लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित करना चाहता था, लेकिन समय की कमी के कारण मैंने तुम्हारी ओर से उसे मना कर दिया। अद्वैत ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए दोनों कार्ड अपनी जेब में रख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य दिवाकर। मेरा धन्यवाद मत करो, ये तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, दिवाकर ने कहा। दोनों कार्डों में कुल 24 लाख रुपये हैं। इनका सदुपयोग करना। अद्वैत की भौहें आश्चर्य से थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आचार्यों की शर्त की राशि 9 लाख रुपये जितनी बड़ी होगी। उसने मुड़कर आचार्य लोकेश और अन्य की ओर देखा। धन्यवाद आचार्यों। लोकेश और अन्यों ने तुरंत हाथ हिलाकर उसे मना किया। उनका दांव एक व्यक्तिगत गतिविधि थी। अद्वैत को ये पैसा केवल इसलिए मिला क्योंकि उसने अपनी योग्यता सिद्ध की थी। यदि कोई और जीतता तो ये पैसा उसे मिलता, इसलिए वे अद्वैत के आभार को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके बाद सभी आचार्य अपने अपने छात्रों को लेकर विदा हुए। हालांकि पीछे से देखने पर उनके कंधे थोड़े झुके हुए लग रहे थे। पिछले वर्षों में हर स्कूल के छात्र लगभग समान शक्ति के होते थे और परीक्षा परिणाम आने तक कोई नहीं जानता था कि नगर विजेता कौन बनेगा। लेकिन इस साल परिणाम को लेकर कोई रहस्य नहीं बचा था। उनके साथ चल रहे छात्र भी उतने ही हतोत्साहित थे। यहाँ आने से पहले वे अपने अपने स्कूलों के सबसे चमकदार सितारे थे। हर कोई आत्मविश्वास से भरा था और नगर विजेता बनने का सपना देख रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद अद्वैत की चमक ने उन्हें इतना फीका कर दिया कि उनके गर्व का एक कतरा भी शेष नहीं रहा। गुरु शिष्य संवाद, एक और रहस्य। अद्वैत, जब बाकी सब दूर चले गए तो दिवाकर ने अंततः पूछा, क्या तुम्हारा पालतू प्राणी पहले से ही शावक स्तर 6 पर है? जी हाँ, वह 5 दिन पहले ही स्तर 6 पर पहुंचा है, अद्वैत ने सहजता से कहा। क्या? दिवाकर अचानक चौंक गए। वह केवल 5 दिन पहले स्तर 6 पर पहुंचा है? हाँ। क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है? अद्वैत थोड़ा भ्रमित था कि दिवाकर की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों है। दिवाकर ने अद्वैत को गौर से देखा। मुझे याद है कि तुम 8वें दिन ही स्तर 6 के क्षेत्र में पहुंच गए थे, है ना? अद्वैत ने सिर हिलाया।
जी बिल्कुल सही। दिवाकर ने एक लंबी और गहरी सांस ली, यानी 8वें दिन से 20वें दिन तक, जब तुम्हारा प्राणी स्तर 5 पर था, तुम लगातार स्तर 6 के जंगली जीवों से लड़ रहे थे। अद्वैत ने फिर से सिर हिलाया। आचार्य दिवाकर, उन्हें हमेशा से लगा था कि अद्वैत का प्राणी 8वें दिन ही स्तर 6 पर पहुंच गया होगा, तभी उसने उस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अद्वैत पूरे 12 दिनों तक अपने से उच्च स्तर के शत्रुओं से लोहा ले रहा था। ये जानना आवश्यक है कि प्रशिक्षण बेस के जंगली जीव बाहरी दुनिया के प्राणियों की तुलना में अधिक हिंसक और शक्तिशाली होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में समान स्तर की लड़ाई जीतना भी बड़ी बात होती है, पर अद्वैत ने एक उच्च स्तर पर जाकर युद्ध किया। उनके लिए यह आश्चर्य किसी दैवीय वरदान से कम नहीं था। उन्होंने अद्वैत की ओर देखा और एक ऐसा प्रश्न पूछा जो उन्हें खुद भी असंभव लग रहा था, तो अब क्या स्थिति है? क्या तुम शावक स्तर 7 के जंगली जीवों से लड़ सकते हो? अद्वैत ने एक क्षण सोचा और कहा, मैंने कोशिश नहीं की है, पर मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। दिवाकर फिर से अवाक रह गए। शावक अवस्था में कुल 9 स्तर होते हैं। 9वें स्तर के बाद प्राणी वयस्क अवस्था मैच्योर स्टेज में प्रवेश करता है। वयस्क अवस्था और शावक अवस्था के बीच एक गुणात्मक अंतर होता है। सरल शब्दों में, शावक स्तर 9 के 10 प्राणी भी मिलकर एक वयस्क प्राणी को नहीं हरा सकते। जैसे जैसे कोई प्राणी वयस्क अवस्था के करीब पहुंचता है, स्तर का प्रभाव लेवल सप्रेशन और भी प्रबल हो जाता है, यानी ऊंचे स्तर पर जाकर लड़ना और भी कठिन होता जाता है। दिवाकर का प्रश्न केवल एक साहसी कल्पना थी। उन्हें लगा था कि अद्वैत ना कहेगा, लेकिन अद्वैत का ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए कहना उन्हें डरा गया। यह उनकी कल्पना से परे था। काफ़ी समय बीतने के बाद दिवाकर होश में आए और अवचेतन में अपने आप से बुदबुदाए, अगर ऐसा है तो प्रयाग अकादमी में प्रवेश पाना अब असंभव नहीं रहा। आचार्य, आपने कुछ कहा? अद्वैत को उनकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी। कुछ नहीं, दिवाकर ने हाथ हिलाया। चलो, हमें भी निकलना चाहिए। वापस पहुंचकर तुम्हारी पंजीकरण प्रक्रियाओं की तैयारी करनी है। अद्वैत ने सिर हिलाया और दिवाकर की गाड़ी में बैठ गया। हालांकि उसने गौर नहीं किया कि इस समय दिवाकर की आंखों में एक नई चमक थी, प्रत्याशा और असीम उत्साह की चमक। उन्हें लग रहा था कि वे इस साल चियान नगर के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना लिखने जा रहे हैं। अद्वैत की जेब में रखे 24 लाख रुपए केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, वे उसकी बहन आन्या के सुनहरे भविष्य की गारंटी थे। और उसके पास रखे वे मकड़ी के रेशम, वे उसकी गुरु पत्नी किरण के लिए एक ऐसा उपहार बनने वाले थे जो उनके पुराने दर्द को सहला सके। गाड़ी जैसे ही शहर की ओर बढ़ी, अद्वैत ने खिड़की से बाहर देखा। नीलगिरी पर्वत पीछे छूट रहा था, लेकिन उसके भीतर की अग्नि अब और भी तेज धधक रही थी। प्रवेश परीक्षा अब केवल एक बाधा नहीं, बल्कि उसकी विजय का मंच बनने वाली थी। नाटकीय मोड़। अद्वैत शहर वापस पहुंच चुका है, जहां उसकी ख्याति उससे पहले पहुंच गई है। लेकिन क्या उसके पुराने दुश्मन, जो उसकी F श्रेणी की प्रतिभा पर हंसते थे, उसे इतनी आसानी से सफल होने देंगे? और वह रहस्यमयी स्वर्ण हृदय मणि जो अद्वैत ने अंत में पाई थी, क्या वह सच में दिव्य है या उसके पीछे कोई प्राचीन श्राप छिपा है? अध्याय 37। बड़ा जाल बिछाओ, बहुत सारी मछलियां पकड़ो और सबसे अच्छी को चुनो। विद्यालय वापस पहुंचने के बाद आचार्य दिवाकर ने स्वयं साथ रहकर अद्वैत की सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी करवाईं। अंत में उन्होंने निर्देश दिया, आने वाले दिनों में तुम अपने प्रशिक्षण में थोड़ी ढील दे सकते हो, ताकि परीक्षा के दौरान तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जी, मैं समझ गया। अद्वैत ने सिर हिलाया। वह श्रम और विश्राम के संतुलन के सिद्धांत को अच्छी तरह समझता था। नीलगिरी प्रशिक्षण आधार में इतने लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाले अभ्यास के बाद उसे और बादल को वास्तव में थोड़े विश्राम की आवश्यकता थी। इसलिए विद्यालय से निकलने के बाद वह सीधे शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र आर्यावर्त मॉल ग्रेट मॉल की ओर चल पड़ा। हालांकि इस बार स्थिति पहले से अलग थी। पिछली बार वह यहाँ सामान खरीदने आया था, लेकिन इस बार वह बेचने आया था। पूछताछ करने के बाद वह स्वागतकर्ता के साथ मॉल की दूसरी भूमिगत मंजिल बेसमेंट 2 पर पहुंचा। वहां लगभग 30 वर्ष की एक अत्यंत शालीन महिला ने उसका स्वागत किया। उसने पेशेवर वेशभूषा पहनी थी और सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा लगा रखा था। नमस्ते, मैं यहाँ सामग्री अधिग्रहण मटेरियल्स एक्विजिशंस की प्रबंधक हूँ। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। अद्वैत ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नमस्ते। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस श्रेणी के जंगली जीवों के अवशेष बेचना चाहते हैं? शालिनी ने पूछा। अद्वैत ने सहजता से कहा, शावक स्तर 4 से लेकर शावक स्तर 6 तक के सभी प्रकार के अवशेष। शालिनी ठिठक गई। आप एक से अधिक अवशेष बेच रहे हैं? कुल 78 अवशेष हैं, अद्वैत ने शांत स्वर में कहा। 78? शालिनी के चेहरे पर गहरा आश्चर्य था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी जंगली जीवों के अवशेषों की इतनी बड़ी खेप नहीं देखी थी। प्रबंधक होने के नाते उसने कई बार बड़े समूहों को सैकड़ों अवशेष बेचते हुए देखा था।
लेकिन एक अकेले छात्र को, वह भी एक बार में इतने सारे अवशेष बेचते हुए देखना उसके लिए पहला अनुभव था। कुछ क्षण रुकने के बाद उसने अद्वैत की ओर देखा। बेटा, अगर मैं पूछ सकूं तो ये अवशेष आपको कहाँ से प्राप्त हुए? अद्वैत तुरंत शालिनी की सोच समझ गया। क्या आपको संदेह है कि ये अवैध तरीके से हासिल किए गए हैं? नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, शालिनी ने जल्दी से स्पष्ट किया। चूंकि आप इतनी बड़ी मात्रा में बिक्री कर रहे हैं, इसलिए मुझे स्रोत का सत्यापन करना होगा। आर्यावर्त मॉल में सभी बड़े अधिग्रहण इसी प्रक्रिया का पालन करते हैं, कृपया गलत न समझें। अद्वैत ने सिर हिलाया। ये सभी जीव मैंने नीलगिरी प्रशिक्षण आधार में अभ्यास के दौरान मारे हैं। क्या ये स्रोत पर्याप्त है? यदि ऐसा है तो फिर कोई समस्या नहीं है। बोलते बोलते शालिनी अचानक फिर से जम गई। नीलगिरी बेस, क्या आप अपने विद्यालय के श्रेष्ठ बीज छात्र हैं? इस समय केवल विभिन्न विद्यालयों के श्रेष्ठ छात्र ही अभ्यास के लिए नीलगिरी पर्वत जा सकते थे। जी हाँ, अद्वैत ने कहा। लेकिन मेरा श्रेष्ठ छात्र होना या न होना इस सौदे से क्या संबंध रखता है? शालिनी मुस्कुराए। रखता है। प्रत्येक विद्यालय के श्रेष्ठ छात्रों के लिए हम कीमत तय करते समय कुछ विशेष प्राथमिकताएं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। ओह, ऐसा क्यों? अद्वैत को इतनी अच्छी बात की उम्मीद नहीं थी। इसके कारण काफी जटिल हैं, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो श्रेष्ठ छात्र भविष्य के महान साधक होते हैं। हम ये सब पहले से ही एक अच्छा तालमेल बनाने के लिए करते हैं, शालिनी ने कहा। अद्वैत समझ गया। यह एक दूरदर्शी और भव्य दृष्टिकोण था। कोई कारण था कि आर्यावर्त मॉल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हुई थीं। शालिनी ने आगे कहा, बेशक, यदि आप चाहें तो इस विशेष सुविधा को अस्वीकार भी कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ। भला ऐसी अच्छी बात को कोई क्यों मना करेगा? अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा। वह समझ गया था कि मॉल ऐसा क्यों कर रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि बड़ा जाल बिछाना, बहुत सारी मछलियां पकड़ना और उनमें से सबसे अच्छी को अपने साथ जोड़ना था। यदि आज वे किसी ऐसे साधक के साथ तालमेल बिठाते हैं जो भविष्य में एक महान हस्ती बनता है, तो वह साधक आर्यावर्त मॉल के इस उपकार को कभी नहीं भूलेगा। इसलिए वह इस लाभ को लेने से नहीं डरा। ये सीधा व्यापार था, आज एक छोटा सा उपकार, भविष्य की सद्भावना के बदले। ठीक है, तो अब आप सभी अवशेष बाहर निकाल सकते हैं। मैं कीमत की गणना करने में आपकी सहायता करूंगी, शालिनी ने कहा। अद्वैत ने सिर हिलाया और आह्वान मंडल, समनिंग फॉर्मेशन बनाने का ढोंग करने लगा। अन्य साधकों को अपने दिव्य कोष्ठ से सामान निकालने के लिए मंडल बनाना पड़ता था, लेकिन अद्वैत इसे मन ही मन कर सकता था, पर वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। इससे पहले कि वह मंडल पूरा करता, पीछे से एक परिचित आवाज आई। अद्वैत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। आवाज की दिशा में अद्वैत ने देखा, लक्ष्य राज और रिया सिंह एक स्वागतकर्ता के पीछे चले आ रहे थे। अद्वैत रुक गया। क्या तुम दोनों भी अवशेष बेचने आए हो? हाँ, लक्ष्य राज ने उत्साह से कहा। अवशेष बेचकर कुछ पैसे जुटाने हैं ताकि परीक्षा से पहले थोड़े और संसाधन खरीदे जा सकें। हालांकि नगर विजेता का पद तो तुम्हारा ही होगा, पर अपनी शक्ति बढ़ाना हमेशा फायदेमंद रहता है। ऐसा मत कहो, अद्वैत ने विनम्रता से कहा। जब तक परीक्षा के परिणाम नहीं आ जाते, तब तक सबके पास मौका है। क्या तुम्हें पता नहीं कि अत्यधिक विनम्रता कभी कभी ढोंग जैसी लगती है? रिया सिंह ने अद्वैत की ओर देखा। हमारी शक्ति का अंतर स्पष्ट है, फिर भी तुम कह रहे हो कि सबके पास मौका है। क्या तुम्हें पता है कि यह बात हमें कितनी चुभती है? ओह, अद्वैत ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी नाक खुजलाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया इतनी बेबाक होगी। ये सुनकर शालिनी मिश्रा की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अद्वैत न केवल श्रेष्ठ छात्र है, बल्कि इस वर्ष के चियान नगर का संभावित विजेता भी है। ये जानकर उसके दिमाग में एक बहुत ही साहसी विचार कौंधा। हालांकि उसने वह विचार अभी जाहिर नहीं किया। इसके बजाय उसने लक्ष्य और रिया की ओर देखा। क्या आप दोनों भी अवशेष बेचना चाहते हैं? सहमति मिलने पर उसने उन्हें भी श्रेष्ठ छात्र वाली विशेष सुविधा के बारे में बताया, जिसे दोनों ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो क्या आप तीनों एक एक करके अपने अवशेष बाहर निकाल सकते हैं? मैं उनकी कीमत बताऊंगी, शालिनी ने कहा। मैं पहले शुरू करता हूं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मेरे पास सबसे कम अवशेष होंगे, लक्ष्य राज ने कहा और अपना आह्वान मंडल बनाना शुरू किया। जल्द ही उसके सामने 12 जंगली जीवों के अवशेष प्रकट हुए। उनमें 10 शावक स्तर 4 के और 2 शावक स्तर 5 के जीव थे। शालिनी ने उनका निरीक्षण किया और तुरंत भाव बताया। इन 12 अवशेषों की कुल कीमत 10.4 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ छात्रों के लिए 10% का बोनस है, तो आपको कुल 11.44 लाख रुपये मिलेंगे। उसने लक्ष्य की ओर देखा। यदि आपको ये कीमत मंजूर है, तो मैं तुरंत भुगतान की व्यवस्था करूंगी। मंजूर है, लक्ष्य राज ने बिना सोचे कहा। पूरे चियान नगर में बहुत कम कंपनियां थीं जो इतना पारदर्शी और त्वरित सौदा करती थीं। अब रिया सिंह की बारी थी। उसने कुल 25 अवशेष निकाले। उनमें 19 शावक स्तर 4 के और 6 शावक स्तर 5 के जीव थे।
शालिनी ने उसकी कीमत 22.4 लाख रुपये बताई, जो 10% बोनस के बाद 24.64 लाख रुपये हो गई। अंत में अद्वैत की बारी आई। जैसे ही अद्वैत ने मंडल बनाने का ढोंग किया, लक्ष्य राज और रिया सिंह दोनों की नज़रें उस पर टिक गईं। वे दोनों बहुत उत्सुक थे, आखिर अद्वैत के पास कितने अवशेष होंगे और उनकी कीमत क्या होगी। अद्वैत ने धीरे धीरे अपने कोष्ठ से अवशेष निकालना शुरू किया। 1, 10, 20, 50 और देखते ही देखते फर्श अवशेषों से भर गया। लक्ष्य राज की आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या पागलपन है। रिया सिंह भी सन्न थी। उसने देखा कि अद्वैत के अवशेषों में न केवल संख्या अधिक थी, बल्कि उनमें कई जीव शावक स्तर 6 के थे। शालिनी मिश्रा ने गणना शुरू की। शावक स्तर 4 के 40 जीव, स्तर 5 के 25 जीव और शावक स्तर 6 के 13 जीव। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। स्तर 6 के 13 जीव अकेले मारना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शालिनी की आवाज़ थोड़ी कांपी। अद्वैत, इन 78 अवशेषों की कुल आधार कीमत 82 लाख रुपये है। 10% बोनस के बाद आपको कुल 90.2 लाख रुपये प्राप्त होंगे। लक्ष्य राज ने अपना सिर पकड़ लिया। 90 लाख? भाई, तुम तो आज ही लखपति से करोड़पति बनने की राह पर निकल पड़े हो। अद्वैत के मन में तुरंत अपनी गुरु पत्नी किरण का चेहरा आया। अब उनके इलाज के लिए पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली थी। और उसकी बहन आन्या, वह अब देश के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ पाएगी। तभी शालिनी मिश्रा आगे बढ़ी और अद्वैत के कान के पास झुककर धीरे से बोली, अद्वैत, क्या आप हमारे मॉल के विशेष एम्बेसडर बनना चाहेंगे? यदि आप हाँ कहते हैं तो हम ये राशि अभी 1 करोड़ कर सकते हैं। अद्वैत रुका। उसे पता था कि यह उस जाल का हिस्सा था, लेकिन ये जाल बहुत ही सुनहरी चमक वाला था। नाटकीय मोड़। अद्वैत के पास अब लगभग 1 करोड़ रुपये और पिछले इनामों को मिलाकर एक बड़ी संपत्ति हो गई है। लेकिन क्या वह मॉल का एम्बेसडर बनकर अपनी आज़ादी खो देगा? और उधर शहर के दूसरे कोने में कुछ नकाबपोश लोग अद्वैत की इस अचानक बड़ी दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। क्या अद्वैत सुरक्षित घर पहुंच पाएगा? अध्याय 38, एक भयावह लय। ये तो कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। ये कैसे संभव है? अपने सामने जंगली जीवों के अवशेषों के उस पहाड़ जैसे ढेर को देखकर लक्ष्य राज और रिया सिंह के मुंह से एक के बाद एक चीखें निकल गईं। उन्होंने ये तो उम्मीद की थी कि अद्वैत ने कई जीवों को मारा होगा, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी संख्या इतनी अधिक होगी। आखिर तुमने ये सब कैसे किया? रिया सिंह ने अद्वैत की ओर देखा। वह वास्तव में इस पहेली को सुलझा नहीं पा रही थी। वह खुद 20 दिनों तक जंगल में रही थी और उसने 25 जंगली जीवों को मारा था। ये कार्यक्षमता एफिशिएंसी असल में कम नहीं थी। पिछले वर्षों के श्रेष्ठ बीजों के औसत स्तर से भी यह कहीं अधिक थी। लेकिन अद्वैत ने 25 दिनों में लगभग 80 जीवों का शिकार किया था, यानी प्रतिदिन औसतन 3 से अधिक जीव। यह अब कम या ज़्यादा कार्यक्षमता का सवाल नहीं था। यह एक ऐसी लय पेश थी जो किसी को भी डराकर मार सकती थी। मैंने क्या किया? अद्वैत ने अनजान बनते हुए पूछा। रिया सिंह ने अद्वैत की आंखों में आंखें डालकर कहा, प्रशिक्षण बेस पर अपनी मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति बनाए रखने के लिए मुझे हर दिन कम से कम 8 घंटे आराम करना पड़ता था। मेरे आराम करने के बाद मुझे अपने दिव्य प्राणी को, जो पूरी रात पहरा देता था, अगले 4 घंटे आराम देना पड़ता था। फिर 3 वक्त के भोजन का इंतजाम करने में कम से कम 2 घंटे निकल जाते थे। इस तरह प्रशिक्षण के लिए मेरे पास हर दिन केवल 10 घंटे बचते थे। उन 10 घंटों में से यदि आप शिकार की खोज, वास्तविक युद्ध और युद्ध के बाद प्राणी की थकान मिटाने का समय निकाल दें तो लगभग कुछ नहीं बचता। और ये तब है जब प्राणी घायल ना हो। यदि उसे मामूली सी चोट भी लग जाए तो वह कम से कम 2-3 दिन लड़ने लायक नहीं रहता। ऐसी परिस्थितियों में दिन में 1 या 2 युद्ध सुनिश्चित करना भी अत्यंत कठिन है। तो तुमने दिन में कम से कम 3 युद्ध कैसे लड़े? इसका उत्तर निश्चित रूप से अंतर्निहित अंतराल इन स्पेस था। कूर्मराज के उस अंतराल के कारण अद्वैत को पूरी तरह तरोताजा होने के लिए दिन में केवल 6 घंटे चाहिए थे। इसके अलावा जब वह आराम कर रहा होता था तो बादल भी उसी अंतराल में सुरक्षित रूप से विश्राम कर सकता था। इसलिए उसे आराम के लिए दिन में केवल 6 घंटे चाहिए थे। इस एक बिंदु पर ही उसने रिया की तुलना में 6 घंटे बचा लिए थे। फिर युद्ध के बाद शारीरिक ऊर्जा बहाल करने का समय आता था। उस दौरान रिया को खतरों के प्रति सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन बादल जब अपनी ऊर्जा बहाल कर रहा होता था तब अद्वैत शांति से भोजन कर सकता था और ध्यान मेडिटेशन के जरिए बादल की रिकवरी को तेज कर सकता था। इससे उसने रिया की तुलना में 2-3 घंटे और बचा लिए। इस प्रकार वह हर दिन रिया की तुलना में कम से कम 8 घंटे अधिक प्रशिक्षण में बिताता था। ऐसी स्थितियों में दिन में 3 से 4 युद्ध करना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यदि उसने 12 दिन अपने से उच्च स्तर के शत्रुओं से लड़ने में न बिताए होते तो ये संख्या और भी अधिक हो सकती थी। बेशक उसने ये सारी बातें केवल अपने मन में सोची और उन्हें जोर से नहीं कहा। अंतर्निहित अंतराल का रहस्य अभी उजागर नहीं किया जा सकता था।
हालांकि रिया की गंभीर मुद्रा को देखकर वह उसे झूठ बोलकर धोखा भी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने बस अपना सिर हिलाया। क्षमा करना, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। रिया एक क्षण के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराए। हालांकि यह वह उत्तर नहीं है जो मैं चाहती थी, पर कम से कम तुमने मुझे टालने के लिए भाग्य या तुक्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। तुम सच में एक भले इंसान हो। अद्वैत को समझ नहीं आया कि वह हंसे या रोए। उसे ऐसी सराहना की उम्मीद नहीं थी। हालांकि किसी के मुंह पर ऐसी बात केवल स्पष्टवादी रिया सिंह ही कह सकती थी। रिया फिर शालिनी मिश्रा की ओर मुड़ी। प्रबंधक शालिनी, आपका समय लेने के लिए क्षमा चाहती हूँ। अब आप इसकी कीमत की गणना कर सकती हैं। सही है, जल्दी गणना कीजिए। लक्ष्य राज तुरंत बीच में बोला। अद्वैत के अवशेष आखिर कितने में बिकेंगे? वह जिज्ञासा से मरा जा रहा था। ठीक है, शालिनी मुस्कुराए और तेजी से आगे बढ़कर अवशेषों का बारीकी से निरीक्षण करने लगी। कुछ समय बाद उसने अद्वैत की ओर देखा। इन सभी अवशेषों का कुल मूल्य 1.35 करोड़ रुपये है। 10% के बोनस के साथ यह 1.49 करोड़ 14.91 मिलियन होता है। मैं इसे आपके लिए थोड़ा बढ़ाकर पूर्णांक में कर देती हूँ, तो अंतिम कीमत 1.5 करोड़ रुपये है। ये संख्या सुनकर लक्ष्य राज और रिया सिंह, जो थोड़े तैयार थे, फिर भी सन्न रह गए। वे 1.5 करोड़ की राशि से उतने हैरान नहीं थे जितना उस संख्या के पीछे छिपे अर्थ से। आमतौर पर दो कारक किसी अवशेष की कीमत तय करते हैं, उसकी दुर्लभता और जीव का स्तर। नीलगिरी बेस में बहुत दुर्लभ जीव नहीं थे, इसलिए अद्वैत को इतनी बड़ी कीमत मिलने का केवल एक ही कारण था, उसके द्वारा मारे गए सभी जीवों का स्तर बहुत ऊंचा था। यानी अद्वैत ने न केवल उनसे अधिक जीव मारे थे, बल्कि उनके स्तर भी उनके शिकारों से कहीं ऊंचे थे। धत्तेरे की यह विलक्षण प्रतिभा तो हमारा हौसला ही तोड़ रही है। लक्ष्य राज तुरंत मुड़ा और बाहर निकल गया। जब से वह अद्वैत से मिला था, उसका आत्मविश्वास लगातार गिर रहा था। उसे लगा कि अगर वह यहाँ और रुका तो वह अवसाद डिप्रेशन में चला जाएगा। अद्वैत, तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर पीछे छोड़ दूंगी। रिया ने अपनी बात पूरी की और वह भी मुड़कर चली गई। ये दृश्य देखकर शालिनी का विश्वास और पक्का हो गया कि अद्वैत ही इस साल का विजेता बनेगा। इसने उसके दिल में उस साहसी विचार को और मजबूती दी। जहां तक अद्वैत का सवाल था, उन दोनों के जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है। 1.5 करोड़, उसने एक झटके में 1.5 करोड़ रुपये कमा लिए थे। पिछले 24 लाख और कार्ड में बचे 3 लाख को मिलाकर उसकी वर्तमान कुल संपत्ति अब 1.8 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही थी। ऐसा लगता है कि जहां एक साधक होना पैसों की बर्बादी है, वहीं पैसे कमाना भी उतना कठिन नहीं है। अद्वैत ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि वह एक बात भूल रहा था, पैसा कमाना साधकों के लिए आसान नहीं था, पैसा कमाना केवल शक्तिशाली साधकों के लिए आसान था। यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तो वह कभी श्रेष्ठ बीज नहीं बनता और उसे नीलगिरी बेस जाने का मौका ही नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, श्रेष्ठ वर्ग के अन्य छात्रों के पास पैसा कमाने का कोई अवसर नहीं था, और यदि वह शक्तिशाली नहीं होता तो वह इतने सारे जंगली जीवों को मार भी नहीं पाता। लक्ष्य राज को ही देख लीजिए, उसने अंत में केवल 11 लाख की बिक्री की थी, जिससे मुश्किल से एक दिव्य प्राणी के 3 महीने के भोजन का खर्च निकलता। इसलिए उसकी इस अपार कमाई का असली आधार उसकी अपनी शक्ति थी। छात्र अद्वैत। शालिनी ने अद्वैत के विचारों को तोड़ा। मैं सोच रही थी कि क्या आप इस वर्ष हमारे आर्यावर्त मॉल के ब्रांड एम्बेसडर बनने में रुचि रखेंगे। एम्बेसडर? अद्वैत चौंक गया। जंगली जीवों के अस्तित्व के कारण ये दुनिया सुरक्षित नहीं थी, ये खतरों से भरी थी। परिणामस्वरूप इस धरती पर मनोरंजन उद्योग बहुत विकसित नहीं था, और सितारों स्टार्स की वह अवधारणा नहीं थी जो उसने अपने गुरु की पुरानी कहानियों में सुनी थी। इसलिए अचानक ये शब्द सुनकर अद्वैत थोड़ा भ्रमित हुआ। हालांकि वह जल्द ही समझ गया कि यह क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह व्यापारियों की प्रचार नीति थी। जैसे किसी जमाने में परीक्षा के टॉपरों से उत्पादों का विज्ञापन करवाया जाता था, वैसे ही आर्यावर्त मॉल इस साल के विजेता को अपने साथ जोड़ना चाहता था। लेकिन मैं अभी विजेता नहीं बना हूं, अद्वैत ने कहा। शालिनी मुस्कुराई। एक बार जब आप विजेता बन जाएंगे तो आपको एम्बेसडर बनाने के लिए कंपनियों की लाइन आपके दरवाजे तक लग जाएगी। इसलिए मैं अपनी कंपनी की ओर से पहले ही इस अवसर को सुरक्षित करना चाहती हूं। शालिनी ने एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट निकाला। यदि आप इस पर हस्ताक्षर करते हैं तो हम आपको तुरंत 50 लाख रुपये का साइनिंग बोनस देंगे। इसके बदले में आपको बस इतना करना होगा कि जब भी आप सार्वजनिक रूप से अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करेंगे या किसी बड़े मंच पर होंगे तो आप हमारे मॉल का नाम लेंगे या हमारी सामग्री का उल्लेख करेंगे। अद्वैत ने अनुबंध को गौर से देखा। इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं थी जो उसकी आज़ादी को छीनती हो। ये केवल एक व्यापारिक समझौता था। ठीक है, मुझे मंजूर है, अद्वैत ने कहा और हस्ताक्षर कर दिए। उसकी संपत्ति अब 2.3 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई थी। जब वह मॉल से बाहर निकला तो शाम ढल चुकी थी।
शहर की रोशनी जगमगा रही थी। अद्वैत ने एक गहरी सांस ली। अब उसे सबसे पहले घर जाना था। उसे अपनी बहन आन्या को गले लगाना था और उसे बताना था कि अब उनकी तन्हाली के दिन खत्म हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वह अपने मोहल्ले की गली में मुड़ा, उसे कुछ अजीब लगा। गली के नुक्कड़ पर लगे लैंप पोस्ट के पास 3-4 नकाबपोश लोग खड़े थे, जिनकी नज़रें अद्वैत के घर की ओर थीं। अद्वैत की आंखों में ठंडक उतर आई। क्या उसे लूटने की कोशिश की जा रही थी, या ये कोई और साजिश थी? नाटकीय मोड़। अद्वैत के पास अब करोड़ों की दौलत है, लेकिन उसके घर पर खतरा मंडरा रहा है। क्या वे नकाबपोश लोग केवल चोर हैं, या वे किसी प्रतिस्पर्धी स्कूल के भेजे हुए गुंडे? और बादल, जो अब स्तर 6 पर है, क्या वह शहर के भीतर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा? अध्याय 39। दोनों पक्षों की विजय, विन विन कोऑपरेशन। समय से पहले ही समर्थन अनुबंध एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट को सुरक्षित करना, यही शालिनी मिश्रा के दिमाग में चल रहा साहसी विचार था। यह विचार वास्तव में उसके लिए एक बहुत बड़ा जुआ था, क्योंकि अभी तक यह अज्ञात था कि अद्वैत नगर विजेता बन पाएगा या नहीं। यदि वह जुआ जीत जाती तो स्वाभाविक रूप से सभी खुश होते, लेकिन यदि वह हारती तो उसे इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती। हालांकि लक्ष्य राज और रिया सिंह का अद्वैत के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार और अद्वैत द्वारा लाए गए 78 जंगली जीवों के अवशेषों का विस्मयकारी रिकॉर्ड, इन सब बातों ने शालिनी को ये जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया। पहले मुझे अपनी शर्तें बताओ, अद्वैत ने कहा। वह ब्रांड एम्बेसडर बनने के खिलाफ नहीं था, आखिरकार इसमें पैसा मिल रहा था। हालांकि उसके खाते में पहले से ही 1.5 करोड़ रुपये आ चुके थे, लेकिन एक उच्च स्तरीय साधक के लिए ये राशि वास्तव में बहुत अधिक नहीं थी। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, संसाधनों की कीमत आसमान छूने लगती है। समर्थन शुल्क एंडोर्समेंट फी 80 लाख रुपये है, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। शालिनी ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त आप हमारे आर्यावर्त मॉल के रजत सदस्य, सिल्वर मेंबर बन जाएंगे। आप भारत के किसी भी शहर में हमारे मॉल से खरीदारी करें, आपको मौजूदा विज्ञापित छूटों के ऊपर अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। अद्वैत की बाहें आश्चर्य से खींच गईं। ये रजत सदस्यता उसे 80 लाख रुपये के शुल्क से कहीं अधिक मूल्यवान लग रही थी। आखिरकार यदि वह भविष्य में 8 करोड़ रुपये खर्च करता है, तो वह सीधे 80 लाख रुपये बचा लेगा। शालिनी ने स्पष्ट किया, पिछले विजेताओं को ये रजत सदस्यता का लाभ नहीं दिया गया था। चूंकि आपकी स्थिति विशेष है, इसलिए अनुबंध को जल्दी सुरक्षित करने के लिए मैंने अपनी ईमानदारी दिखाने के उद्देश्य से यह शर्त जोड़ी है। हालांकि आपकी यह सदस्यता केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगी। केवल 3 वर्ष? अद्वैत को तुरंत लगा कि 80 लाख का नकद शुल्क ज्यादा ठोस था। उच्च श्रेणी के साधकों के लिए 3 वर्षों में 8 करोड़ खर्च करना बच्चों का खेल था, लेकिन अद्वैत के वर्तमान स्तर पर अगले 3 वर्षों में इतनी बड़ी राशि खर्च करने की संभावना वास्तव में बहुत अधिक नहीं थी। फिर भी ये सिल्वर कार्ड बहुत अच्छा था, क्योंकि पैसा बचाना भी पैसा कमाने जैसा ही है। जी हाँ, 3 वर्ष। मेरे अधिकार क्षेत्र में ये सबसे अच्छी शर्त है जो मैं आपको दे सकती हूँ, शालिनी ने कहा। यदि आप सहमत हैं तो हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अद्वैत ने एक पल सोचा और पूछा, पिछले साल के विजेता का समर्थन शुल्क कितना था? पिछले साल के विजेता को एक अन्य कंपनी ने अपनी ओर खींच लिया था और अंतिम शुल्क 1.2 करोड़ रुपये तय हुआ था, शालिनी ने बताया। अद्वैत थोड़ा हैरान हुआ, आपका आर्यावर्त मॉल दूसरी कंपनियों को पछाड़ नहीं पाया? ये पछाड़ने की बात नहीं है, शालिनी ने समझाया। सब कुछ लागत प्रभावशीलता, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर निर्भर करता है। कुछ स्थानीय कंपनियां, जिनकी पहचान पहले से बहुत अधिक नहीं होती, उन्हें लगता है कि विजेता को एम्बेसडर बनाने से उन्हें बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, इसलिए वे अधिक निवेश करने को तैयार रहती हैं। लेकिन यदि हमारा आर्यावर्त मॉल, जो पहले से ही पूरे देश में प्रसिद्ध है, छोटी कंपनियों जितना शुल्क देने लगे, तो अंत में हमें घाटा होगा। अद्वैत पूरी तरह समझ गया। यही कारण था कि शालिनी ने समय से पहले अनुबंध करके जोखिम और लागत दोनों को संतुलित किया था। इसलिए आपको सावधानी से विचार करना चाहिए, शालिनी ने कहा, क्योंकि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप नकद शुल्क के मामले में थोड़े नुकसान में रहेंगे। अद्वैत ने पूछा, क्या इस शुल्क को बढ़ाया नहीं जा सकता? शालिनी ने लाचारी से सिर हिलाया, 80 लाख इस साल के हमारे बजट की अंतिम सीमा है। अद्वैत ने फिर पूछा, पिछले साल का विजेता अंततः किस अकादमी में गया? शिविर नक्षत्र अकादमी, शालिनी ने उत्तर दिया। और क्या होगा अगर मैं प्रयाग अकादमी में प्रवेश पा लूं? अद्वैत ने गंभीरता से पूछा, क्या तब शुल्क पर फिर से विचार किया जा सकता है? प्रयाग अकादमी? शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अद्वैत ऐसा कुछ कह रहा है। उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? आपको ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। अद्वैत हंसा, मैं बस यदि कह रहा हूँ। यदि मैं प्रयाग अकादमी में चुन लिया जाता हूँ तो शर्तों का क्या होगा? शालिनी ने खुद को संभाला। क्षमा करें,
यदि आप प्रयाग में प्रवेश पाते हैं तो समर्थन शुल्क को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा और आपकी सदस्यता अवधि भी बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी जाएगी। तो फिर तय रहा, अद्वैत ने कहा। अनुबंध में एक विशेष धारा क्लॉज जोड़ें। यदि मैं प्रयाग अकादमी में जाता हूं तो शर्तें वैसी होंगी जैसा आपने अभी कहा। यदि नहीं तो पुरानी शर्तों पर काम चलेगा। क्या ये स्वीकार्य है? कोई समस्या नहीं, शालिनी तुरंत सहमत हो गई। यदि अद्वैत वास्तव में प्रयाग अकादमी पहुंच जाता है तो उससे मिलने वाला प्रचार मूल्य शिविर नक्षत्र अकादमी की तुलना में कहीं अधिक होगा। उस समय अन्य कंपनियों की होड़ 2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, इसलिए शालिनी का 1.5 करोड़ का सौदा उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कृपया एक क्षण रुकें, मैं अभी प्रचार विभाग के प्रबंधक से अनुबंध लेकर आती हूँ। शालिनी दौड़ती हुई गई और 5 मिनट बाद 2 प्रतियों के साथ वापस आए। अद्वैत ने अनुबंध को ध्यान से पढ़ा। 1 वर्ष की अवधि परीक्षा परिणाम आने के अगले दिन से शुरू होनी थी। उसे बस 2 विज्ञापनों की शूटिंग में सहयोग करना था। इसके अलावा कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि यदि अद्वैत नगर विजेता नहीं बनता है तो अनुबंध स्वतः रद्द हो जाएगा। सब कुछ सही पाकर अद्वैत ने हस्ताक्षर किए और अपना अंगूठा लगाया। शालिनी ने अनुबंध हाथ में लेते हुए मुस्कुराकर कहा, शुल्क तो विजेता बनने के बाद ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको रजत सदस्य कार्ड अभी दे सकती हूँ। उसने चांदी का एक सुंदर कार्ड अद्वैत को थमाया। धन्यवाद। अद्वैत ने ईमानदारी से आभार व्यक्त किया। शालिनी चाहती तो परिणाम का इंतजार कर सकती थी, लेकिन अभी कार्ड देकर उसने अपना भरोसा दिखाया था। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आप इतनी कम कीमत पर हमारे साथ काम करने को तैयार हुए, शालिनी ने कहा। अद्वैत मुस्कुराया और सिर हिला दिया। इस सौदे में हालांकि लग रहा था कि वह नकद में 40-50 लाख का नुकसान सह रहा है, लेकिन हकीकत में यदि वह अगले 5 वर्षों में आर्यावर्त मॉल में 5 करोड़ रुपये खर्च करता है तो वह उस कमी को पूरा कर लेगा। 3 साल में 8 करोड़ खर्च करना मुश्किल था, लेकिन 5 साल में 5 करोड़ खर्च करना बहुत संभव था। इसके अलावा एक बार खर्च 5 करोड़ से ऊपर गया तो वह जो भी बचाएगा वह उसकी अतिरिक्त कमाई होगी। सरल शब्दों में उसे 1.5 करोड़ जोड़ 5 साल की 10% छूट मिल रही थी। ये सौदा उसके लिए हर तरह से मुनाफे का था। बेशक आर्यावर्त मॉल को भी घाटा नहीं था। 10% छूट देने से उन्हें नुकसान नहीं होगा, बस मुनाफा थोड़ा कम होगा। और यह कम मुनाफा भी अगले 5 वर्षों में फैल जाएगा। इतने बड़े मॉल के लिए साल में 1-2 लाख का कम मुनाफा ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। यही कारण था कि शालिनी ने उसे यह कार्ड दिया था। यह इस साल के प्रचार खर्च को अगले 5 सालों के बिक्री मुनाफे में बांटने का एक बहुत ही चतुर तरीका था। इन विचारों के साथ उसने शालिनी से विदा ली और मॉल की 8वीं मंजिल पर पहुंचा। यह मंजिल विशेष रूप से दिव्य प्राणी कौशलों पेट बीस्ट स्किल्स के लिए समर्पित थी। वह नीलगिरी बेस में ही कूर्मराज के लिए एक नया कौशल खरीदने के बारे में सोच रहा था। अब जब उसके पास पर्याप्त धन था तो वह देखना चाहता था कि उसकी अंतरिक्ष श्रेणी के कछुए के लिए यहाँ क्या उपलब्ध है। वह जानता था कि कूर्मराज का कच्छप कवच उसे सुरक्षा तो देता है, लेकिन उसे अब एक आक्रामक कौशल की भी जरूरत थी। उसने गलियारे में घूमना शुरू किया जहां कांच की अलमारियों में चमकते हुए कौशल पत्र रखे थे। तभी उसकी नज़र एक विशेष पत्र पर पड़ी जिस पर लिखा था, प्रतिबिंब प्रहार मेरा स्ट्राइक अंतरिक्ष तत्व। अद्वैत की आंखों में एक चमक आ गई। क्या ये वही कौशल है जो कूर्मराज को एक रक्षात्मक कछुए से एक घातक योद्धा में बदल देगा? अध्याय 40 अंतरिक्ष श्रेणी का विशेष कौशल शून्य उछाल। नमस्ते, आप अपने दिव्य प्राणी के लिए किस श्रेणी का कौशल खोज रहे हैं? जैसे ही अद्वैत सूर्यवंशी आर्यावर्त मॉल की 8वीं मंजिल पर पहुंचा, एक स्वागतकर्ता ने मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन किया। रक्षात्मक कौशल डिफेंस टाइप। अद्वैत का तर्क बहुत सरल था। एक तरफ कूर्मराज का वर्तमान कच्छप कवच निम्न श्रेणी बहुत कमजोर था और सुरक्षा के मामले में नामात्र का लाभ देता था। दूसरी तरफ जब भी अद्वैत कूर्मराज के अंतर्निहित अंतराल इन स्पेस के भीतर होता था तो कूर्मराज बाहर बिल्कुल अकेला और असुरक्षित होता था। ऐसी स्थिति में यदि उन पर अचानक कोई खतरा मंडराता तो कूर्मराज की रक्षा जितनी मजबूत होती, अद्वैत को प्रतिक्रिया देने के लिए उतना ही अधिक समय मिलता। इसलिए तत्काल लाभ के लिए रक्षात्मक कौशल ही उसका सबसे अच्छा विकल्प था। रक्षात्मक श्रेणियों में अलग अलग दिव्य प्राणियों के लिए अलग अलग कौशल होते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका प्राणी किस प्रजाति का है? स्वागतकर्ता ने फिर पूछा। एक कछुआ। अद्वैत ने अनजाने में अपनी नाक सहलाई। स्वागतकर्ता ने कहा, हमारे पास कछुआ प्रजाति के प्राणियों के लिए 6 रक्षात्मक कौशल उपलब्ध हैं। कच्छप कवच, सघन कवच, थिकामा ध्रुवीकरण, हार्डनिंग कौशल बचाव, अवेजन मानसिक ढाल, मेंटल शील्ड और शून्य उछाल वॉइड लीप। शून्य उछाल के अलावा जिसके लिए अंतरिक्ष तत्व का होना अनिवार्य है, बाकी 5 कौशलों के लिए किसी विशेष तत्व की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कच्छप कवच के बारे में विस्तार से बताना शुरू करती हूँ।
अद्वैत ने हाथ हिलाकर उसे रोका। कच्छप कवच के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वह इस कौशल से अच्छी तरह परिचित था। कच्छप कवच निम्न श्रेणी कछुआ अपना सिर, पूंछ और पैर कवच के भीतर खींच लेता है। जब तक कौशल सक्रिय रहता है, रक्षा में 20% की वृद्धि होती है, केवल कछुआ प्रजाति के लिए। बस इस शून्य उछाल के बारे में विस्तार से बताएं। अद्वैत ने कहा, सघन कवच और दृढ़ीकरण जैसे कौशल लगभग कूर्मराज के पुराने कवच जैसे ही थे, इसलिए उन्हें दोबारा सीखने का कोई तुक नहीं था। जहां तक मानसिक ढाल का सवाल था, उसमें मानसिक ऊर्जा की खपत अधिक होती थी, जो कूर्मराज का मजबूत पक्ष नहीं था। इसलिए शून्य उछाल ही सबसे सटीक विकल्प था। यह एक अंतरिक्ष श्रेणी का विशेष कौशल था और रक्षात्मक श्रेणी में भी आता था। तत्व और श्रेणी दोनों ही मामलों में ये कूर्मराज के लिए सबसे उपयुक्त था। स्वागतकर्ता ने सिर हिलाया और जानकारी दी, शून्य उछाल दिव्य प्राणी कम दूरी की यात्रा के लिए शून्य जगत वॉइड रेल्म के माध्यम से गति करता है, केवल अंतरिक्ष तत्व वाले प्राणियों के लिए। अद्वैत ने पूछा, ये कम दूरी असल में कितनी कम है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। यदि ये दूरी 8 या 10 मीटर होती तो ठीक था, संकट के समय हमलों से बचने के लिए ये काफ़ी प्रभावी होता। लेकिन अगर यह केवल 1-2 मीटर ही होता तो ये बेकार साबित होता। ये कौशल की निपुणता प्रोफिशिएंसी पर निर्भर करता है। निपुणता जितनी अधिक होगी, दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। स्वागतकर्ता ने आगे बताया, शून्य उछाल निम्न श्रेणी की प्रारंभिक दूरी 2 मीटर है। प्रारंभिक स्तर पर पहुंचने पर यह 4 मीटर हो जाती है और निपुण स्तर पर 8 मीटर। इसी तरह जैसे जैसे निपुणता बढ़ती है, दूरी दोगुनी होती जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे कौशल की श्रेणी रैंक बढ़ती है, प्रारंभिक दूरी भी दोगुनी होती जाती है। उदाहरण के लिए, शून्य उछाल मध्यम श्रेणी की प्रारंभिक दूरी 4 मीटर है और शून्य उछाल उन्नत श्रेणी की दूरी 8 मीटर है। अद्वैत ने सिर हिलाया और पूछा, आपके पास यहाँ शून्य उछाल की उच्चतम श्रेणी कौन सी है? उन्नत एडवांस। स्वागतकर्ता ने गर्व से कहा। कीमत क्या है? अद्वैत ने सीधे मुद्दे की बात की। 80 लाख रुपये। ये सुनकर अद्वैत को थोड़ा झटका लगा। वह जानता था कि कौशल पत्र महंगे होते हैं, लेकिन उसे इतनी बड़ी राशि की उम्मीद नहीं थी। स्वागतकर्ता ने स्पष्ट किया, वास्तव में अन्य तत्वों के उन्नत कौशल 20 से 50 लाख के बीच होते हैं। चूंकि शून्य उछाल एक अंतरिक्ष तत्व का कौशल है और ये तत्व अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसकी कीमत अधिक है। अद्वैत ने अपने दांत भींचे। ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ। स्वागतकर्ता हक्की बक्की रह गई। श्रीमान, मुझे आपको फिर से याद दिलाना होगा कि शून्य उछाल केवल अंतरिक्ष तत्व वाले प्राणी ही सीख सकते हैं। आपने कहा था कि आपका प्राणी एक कछुआ है। कछुए सामान्यतः जल या पृथ्वी तत्व के होते हैं, वे इसे नहीं सीख पाएंगे। चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे उपहार के रूप में खरीद रहा हूँ। अद्वैत ने अपना बैंक कार्ड और रजत सदस्य कार्ड निकालकर उसे थमा दिया। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। स्वागतकर्ता कार्ड लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक सुंदर नक्काशीदार आयताकार डिब्बे के साथ वापस आए। इसकी मूल कीमत 80 लाख है। वर्तमान में हमारे स्टोर पर 5% की छूट चल रही है, जिससे ये 76 लाख हो जाती है। हमारे रजत सदस्य होने के नाते आपको अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी, इसलिए आपको केवल 68.4 लाख रुपये देने होंगे। बेहतरीन। अद्वैत मुस्कुराया। सिर्फ इस एक सौदे में उसने 7.6 लाख रुपये बचा लिए थे। यानी आर्यावर्त मॉल के साथ किया गया उसका गठबंधन पहले ही दिन रंग लाने लगा था। कौशल पत्र वाले डिब्बे को संभाल कर रखते हुए अद्वैत के मन में एक नया विचार आया। उसने स्वागतकर्ता से पूछा, मेरे पास एक और प्रश्न है। अवश्य पूछें। स्वागतकर्ता का व्यवहार अब पहले से भी अधिक सम्मानजनक था। पूरे चियान नगर में बहुत कम लोग थे जिनके पास रजत कार्ड था। अद्वैत ने पूछा, यदि मेरे प्राणी ने पहले ही कच्छप कवच निम्न श्रेणी सीख लिया है और अब वह कच्छप कवच मध्यम श्रेणी सीखता है, तो क्या पुराना कौशल मिट जाएगा या वे 2 स्वतंत्र कौशल बन जाएंगे? वह ये जानना चाहता था कि क्या उच्च श्रेणी का संस्करण सीखने पर पिछला अनुभव काम आता है या नहीं। यह स्वागतकर्ता ने थोड़ा सोचा। क्षमा करें, मुझे इस बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूं, शायद ही किसी ने निम्न श्रेणी में निपुणता हासिल करने के बाद दोबारा उसी का उच्च संस्करण खरीदा हो। अद्वैत ने सिर हिलाया। 1 मिनट रुकिए, मैं एक फ़ोन करता हूं। उसने तुरंत अपने विद्यालय के आचार्य दिवाकर का नंबर डायल किया। अद्वैत, क्या सब ठीक है? दिवाकर ने लगभग तुरंत फ़ोन उठाया। जी आचार्य, मुझे एक तकनीकी प्रश्न पूछना था। अद्वैत ने वही सवाल दोहराया। तुम भी क्या अजीब सवाल पूछते हो? दिवाकर हंस पड़े। परीक्षा पास आ रही है और तुम ऐसे पेचीदा सवालों में उलझे हो। खैर, इसका उत्तर सीधा है, वह ओवररिटन हो जाएगा। यदि तुम्हारे प्राणी ने कच्छप कवच निम्न में निपुणता पाली है और वह कच्छप कवच मध्यम सीखता है, तो निम्न श्रेणी वाला कौशल मिट जाएगा और केवल मध्यम श्रेणी वाला बचेगा।
लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी पुरानी निपुणता प्रोफिशिएंसी शून्य हो जाएगी। तुम्हें नए कौशल का अभ्यास फिर से शून्य से शुरू करना होगा। इसलिए मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। इसमें समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। अद्वैत ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं सीधे उन्नत श्रेणी से निम्न श्रेणी को मिटा दूं? दिवाकर की आवाज में गंभीरता आ गई। उसके लिए निम्न श्रेणी के कौशल में कम से कम प्रारंभिक स्तर एंट्री लेवल की निपुणता होनी चाहिए। यदि वह नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह विफल हो जाएगी और तुम्हारा करोड़ों का कौशल पत्र राख बन जाएगा। अद्वैत ने फोन रखा और गहरी सोच में डूब गया। उसके पास कूर्मराज के लिए उन्नत शून्य उछाल था, लेकिन कूर्मराज का कच्छप कवच अभी बहुत कमजोर था। उसने तय किया कि वह अभी घर जाएगा और अपनी बहन आन्या और गुरु पत्नी किरण के लिए कुछ खास सामान खरीदेगा। घर का माहौल अब बदलने वाला था। उसके पास अब करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसकी असली शक्ति उसका परिवार और उसके दिव्य प्राणी थे। जब वह मॉल की सीढ़ियों से उतर रहा था, उसने गौर किया कि कुछ लोग दूर से उसका पीछा कर रहे थे। ये वही नकाबपोश लोग थे जिन्हें उसने पहले देखा था। अद्वैत के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। लगता है आज रात कूर्मराज को अपना नया कौशल आजमाने का मौका घर पहुंचने से पहले ही मिल जाएगा। नाटकीय मोड़। अद्वैत के पास शून्य उछाल जैसा घातक कौशल है, लेकिन उसने इसे अभी तक कूर्मराज को सिखाया नहीं है। क्या वह बीच रास्ते में ही इन गुंडों से भिड़ जाएगा या वह उन्हें अपने घर के पास बुलाकर एक जाल बिछाएगा? और क्या बादल घोस्ट टाइगर अपनी अदृश्य शक्ति से इन हमलावरों को धूल चटा पाएगा?